सो हेलो गाइस, लेट्स गेट ऑन टू आवर नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक है अपना कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कॉस्ट ऑफ डिबेंचर्स। हमने रिडीमेबल एंड इररिडीमेबल दोनों डिबेंचर्स के हमने कॉस्ट देखे थे। एक बार फटाफट क्विक रिकैप कर लेते हैं फॉर्मूला वाइज। चलो, हमने देखा था कॉस्ट ऑफ इररिडीमेबल डेट। चलो, सो के डी फटाफट क्विक रिकैप करेंगे। सो के डी वॉज अपना इंटरेस्ट इंटू 1 माइनस टी, दिस वॉज अ टैक्स शील्ड अपॉन नेट प्रोसीड्स। ओके, ये हुआ एक टॉपिक। अगला था कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल डेट। कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल डेट या डिबेंचर्स, ये क्या था? के डी इज इक्वल्स टू इंटरेस्ट इंटू 1 माइनस टी प्लस आर वी माइनस एन पी अपॉन एन होल डिवाइडेड बाई आर वी प्लस एन पी अपॉन 2। सो ये हमने दो फॉर्मूलाज देखे थे। इसके अंदर इंटरेस्ट जो है एज इट इज़ ऊपर वाला की तरह आता है, 1 माइनस टी सेम ऊपर की तरह आता है। क्योंकि ये रिडीमेबल डेट है, इसके डेट रिडीम होंगे तो यहाँ रिडेम्पशन वैल्यू निकलता है, जिसको हम डिनोट करते हैं आर वी से। इसीलिए यहाँ आर वी आएगा। जितने में हमने डेट रेज किया है, जितने में हमने डेट रीपे करेंगे, उनका जो डिफरेंस है उसको हम 2 साल, 5 साल, 10 साल, जो भी उसकी लाइफ है एंड टेन्योर, उसमें हम उसको स्प्लिट कर देंगे। सो ये आया हमारा फॉर्मूला के डी का, रिडीमेबल एंड इररिडीमेबल डेट का। बढ़ते अपने अगले टॉपिक की तरफ, जो कि है कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। चलो, अब प्रेफरेंस शेयर में भी क्या होता है, सेम कहानी, इररिडीमेबल एंड रिडीमेबल शेयर कैपिटल। दो तरह के प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं, एक जो हम रिडीम करते हैं, एक जो हम रिडीम नहीं करते। सो फॉर्मूलाज मोटा मोटी सेम रहने वाले हैं, जो डिबेंचर्स में थे वही सेम प्रेफरेंस शेयर्स में रहेंगे, क्योंकि इसका दोनों का नेचर सेम रहता है। बस प्रेफरेंस शेयर में हम क्वासी इक्विटी देते हैं, हम काइंड ऑफ इक्विटी वाली फीलिंग देते हैं और उन्हें प्रेफरेंस देते हैं ओवर डिबेंचर्स। डिबेंचर्स के अंदर होता है ओनली प्योर डेट। सो चलो, कॉस्ट ऑफ इररिडीमेबल डेट, पहला है इररिडीमेबल। यहाँ पे होता है नो रिडेम्पशन, यहाँ पे रिडेम्पशन नहीं होता। सो क्या होगा? डिबेंचर वाले में हमने फॉर्मूला कैसे निकाला था, हम क्या दे रहे हैं डिबेंचर होल्डर्स को, यहाँ वहाँ हम इंटरेस्ट दे रहे थे, यहाँ हम लोग प्रेफरेंस डिविडेंड देंगे। सो प्रेफरेंस डिविडेंड होल डिवाइडेड बाई एन पी। एन पी बोलो, इसको आप डिनोट कर सकते हो पी ज़ीरो। पी ज़ीरो इज इक्वल्स टू प्राइस एज ऑन टुडे, सी एम पी करंट मार्केट प्राइस, पी ज़ीरो, कुछ भी बोल के आप इसको डिनोट कर सकते हो, इट इज़ वन एंड द सेम थिंग। चलो, नेक्स्ट हम एक समझेंगे इलस्ट्रेशन एग्जांपल्स के थ्रू। XYZ कंपनी issues 2000 10% preference share of 100 each at 95 each, calculate cost of preference share। इसको नाम पढ़े बिना डाल दो इजी कैटेगरी में। सबसे पहले के पी से डिनोट करेंगे। पी डी, प्रेफरेंस डिविडेंड हम क्या दे रहे हैं, 10 रुपये दे रहे हैं। 10 डिवाइड बाय हम क्या दे रहे हैं, 95। सिंपल, कैलसी पे लगाओ, 9 10 डिवाइड बाई 95, 10.526, 10.526%। वेरी इजी क्वेश्चन। चलो आगे, नंबर 2, इफ आर एनर्जी इज इशूइंग प्रेफर्ड स्टॉक एट 100 पर शेयर विद अ स्टेटेड डिविडेंड ऑफ 12 पर शेयर एंड फ्लोटेशन कॉस्ट ऑफ 3 पर शेयर, कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर। के पी गिनना है। चलो, आपको मैंने बताया था इससे पहले कि अपन फ्लोटेशन कॉस्ट गिनेंगे। आपको मैंने बताया था इससे पहले कि अपन फ्लोटेशन कॉस्ट भी गिनेंगे। सबसे पहले अपन फ्लोटेशन कॉस्ट कहाँ से माइनस करते हैं, एन पी। आज जो मुझे मिला, आज जो भी मुझे मिला उसमें से मुझे कुछ पैसा माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि वो मेरा आज कॉस्ट लग चुका है, फ्लोटेशन कॉस्ट। मैं अगर प्रेफरेंस का इशू लाया हूँ, प्रेफरेंस शेयर्स का, मेरे से मर्चेंट बैंकर्स ने कुछ पैसे लिए होंगे, वो मर्चेंट बैंकर्स ने जो मुझसे पैसे लिए होंगे वो मेरे को आज के आज पे करने पड़े होंगे। एज एंड व्हेन मैं इशू ला रहा हूँ तो मेरे को वो पैसे आज के एनपी में से माइनस कर देने पड़ेंगे।
चलो, सो सबसे पहले आर एनर्जी इज इशूइंग प्रेफर्ड स्टॉक एज 100। सो सबसे पहले लेट्स फाइंड आउट अपना एनपी क्या होता है। एनपी रहेगा 100 में हम इशू करेंगे माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट जो कि है ₹3। सो एनपी आएगा अपना 97। डिविडेंड इसको आप P0 भी बोल सकते हो, प्राइस एज ऑफ टुडे। डिविडेंड कितना है आपका ₹12। सिंपल, के पी इज इक्वल्स टू 12/97। फटाफट कैलसी लगा लो, 12 डिवाइड बाई 97, 12.37% इज योर के पी। वेरी इजी, डालो इसको भी इजी कैटेगरी में। इजी वाले आपको एग्जाम से पहले रिवाइज नहीं करने हैं, आपको मीडियम वाले एक बार फटाफट से घुमाने हैं, हार्ड वाले ज़्यादा फोकस करके देखने हैं। सो आगे बढ़ते हैं। कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, सेम टू सेम फॉर्मूला। वहाँ हमारा था के डी का फॉर्मूला क्या था, चलो बताओ मुझे फटाफट। इंटरेस्ट इंटू 1 - टी प्लस आर वी माइनस एन पी अपॉन एन होल डिवाइडेड बाई आर वी प्लस एन पी अपॉन 2। ये था के डी का फॉर्मूला। सेम टू सेम फॉर्मूला लगाएंगे हम के पी में। के पी में क्या हमारा इंटरेस्ट होता है, इंटरेस्ट नहीं होता है। सो हम यहाँ करेंगे प्रेफरेंस डिविडेंड, पी डी। यहाँ प्रेफरेंस डिविडेंड पे करते हैं। क्या प्रेफरेंस डिविडेंड पे करने से टैक्स का बेनिफिट होता है, आओ पता लगाते हैं। सो एक प्रेफरेंस डिविडेंड कैसे पे किया जाता है, यहाँ लिखता हूँ मैं फटाफट आपके रेफरेंस के लिए। अगर कोई कंपनी है जिसने प्रेफरेंस शेयर इशू कर रखे हैं, एक कंपनी जिसने प्रेफरेंस शेयर इशू नहीं कर रखे, सो उनका अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट टैक्स सेम रहेगा। फॉर एग्जांपल 10,000 माइनस इंटरेस्ट, दोनों के पास डेट नहीं है, इंटरेस्ट कुछ भी नहीं है। अर्निंग्स बिफोर टैक्स सेम 10,000 माइनस टैक्स एट 20%, 2,000 अर्निंग्स आफ्टर टैक्स 8,000। सो यहाँ से हम देंगे प्रेफरेंस डिविडेंड। सो अगर मान लो 2,000 रुपये का पीडी दिया हमने और यहाँ नहीं आया, और यहाँ आ जाएगा 6,000, यहाँ आ जाएगा 8,000। सो क्या हमें कुछ टैक्स का बेनिफिट मिला, क्या नहीं, हमारे में टैक्स पेमेंट दोनों में सेम रहा। सो प्रेफरेंस डिविडेंड में टैक्स का बेनिफिट नहीं मिलता, क्योंकि प्रेफरेंस डिविडेंड एक काइंड ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स को पैसा डिस्ट्रीब्यूट करना है, इसीलिए हम उसे टैक्स बेनिफिट के फॉर्म में नहीं देते हैं। चलो, सो पीडी यहाँ टैक्स का कुछ भी नहीं आएगा, प्लस करेंगे सेम रिडेम्पशन वैल्यू माइनस एन पी अपॉन एन होल डिवाइडेड बाई आर वी प्लस एन पी अपॉन 2। सो ये फॉर्मूला बनेगा आपका प्रेफरेंस डिविडेंड का, सॉरी केपी का, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर का। याद रखना, टैक्स शील्ड इज अवेलेबल ओनली इन डिबेंचर्स। चलो आगे बढ़ते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 8 देखते हैं क्या बोलता है। XYZ इशूज 2,000 10% preference shares of 100 each at 95. The company proposes to redeem the preference shares at the end of 10th year from the rate of issue. Calculate the cost of preference share. Very simple question. चलो अपने पास सबसे पहले करेंगे पीडी। पीडी कितना दे रहे हैं वो 10%, सो 10 आ गया अपना पीडी प्लस आर वी। कुछ बोला आपको रिडेम्पशन कितने पे करेंगे, कुछ नहीं बोला, तो एट पार आर वी माइनस एन पी आपको बोला गया है 95 पे इशू किया है, 95 अपॉन 10 होल डिवाइडेड बाई 100 प्लस 95 अपॉन 2। सो यहाँ करेंगे 10 प्लस 100 माइनस 95, 100 माइनस 95 डिवाइड बाई 10, सो 0.5। अगर आप याद रखना हमेशा एक चीज़, चलो पहले सॉल्व करते हुए फिर बताता हूँ आपको। डिवाइड बाई 100 प्लस 95 डिवाइड बाई 2, 97.5, इसका आएगा 10.5 डिवाइड बाई 97.5, 10.769%। सेम आंसर आगे गया, इसको कर दो इजी कैटेगरी में। एक बात मैं आपको बता रहा था, हमेशा याद रखना, अगर अपना आर वी रिडेम्पशन वैल्यू इज ग्रेटर देन एन पी या फिर रिडेम्पशन वैल्यू इज लेस देन एन पी, हाउ डज दिस अफेक्ट्स योर कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अगर आपका रिडेम्पशन वैल्यू ज़्यादा है तो मतलब आप ज़्यादा पैसे पे रिडीम करोगे, आप शेयर होल्डर्स को ज़्यादा चुकाओगे। एक एग्जांपल लेते हैं,
अगर मेरा आर वी इस इन केस 100 है और एन पी फॉर एग्जाम्पल 90 था, सो मैंने कम लिया था, ज़्यादा चुकाऊंगा, सो दिस विल इंक्रीज माई कॉस्ट। एंड अगर मैंने आर वी 100 पे रखा है एंड मैंने इशू 110 पे किया होगा, सो मैंने ले तो 110 लिए थे पर मैं चुकाऊंगा सिर्फ और सिर्फ 100, सो दिस विल ऑलवेज रिड्यूस माई कॉस्ट। तो ये चीज़ याद रखना हमेशा एग्जाम में आंसर क्रॉस चेक करने के लिए। अगर आपका जैसे देखो इसमें आपका एन पी इज 95, आर वी इज 100, सो आर वी इज ग्रेटर देन एन पी, आर वी इज ग्रेटर देन एन पी, सो आप चुका रहे हो एक्चुअली 10%, बट आपका एक्चुअल कॉस्ट आ रहा है 10.769%, सो इट विल इंक्रीज योर कॉस्ट। विज़ देखो ऊपर वाले क्वेश्चन में कहाँ गया, ये रहा आपका, चुका रहे हो आप 15% पे कॉस्ट ऑफ डिवेंचर्स, आपका 15% पे इंटरेस्ट पे आउट है, बट क्योंकि आपका रिडेम्पशन वैल्यू जो है वो 153 का है एंड आपका जो इशू प्राइस है वो 100 का है, सो इट विल मेक योर कॉस्ट नियर टू 16, 17 जो भी आप सॉल्व करो। सो अगर इफ़ योर आर वी इज ग्रेटर देन एन पी आपका कॉस्ट बढ़ जाएगा, आर वी इज लेस देन एन पी कॉस्ट घट जाएगा। एक क्वेश्चन था जिसमें अपना आर वी कम था, बताता हूँ मैं आपको। ये रहा, इस क्वेश्चन में आपका एन पी इज 110 एंड आर वी इज 100, सो एन पी आपका ज़्यादा है, आपने ज़्यादा ले लिया बट आपने कम दिया। देखो आपका कॉस्ट आप एक्चुअल चुका रहे हो 10%, पर कॉस्ट बैठा है सिर्फ 4.28% का। यही सेम एग्जाम्पल नीचे दिया हुआ है, आप चुका रहे हो 10% बट कॉस्ट बैठेगा आपका 11.67%। सो ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, if RV is greater than NP, this will increase your cost. If RV is less than NP, it will reduce your cost, क्योंकि आपका फ्यूचर में जाके आउटफ्लो कम होना है या फ्यूचर में जाके आउटफ्लो बढ़ जाएगा, सो इससे ध्यान रखना। अगला है कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल। इसके 4 से 5 तरीके हैं, अपन सिंपलेस्ट तरीके से स्टार्ट करेंगे। सो कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल। अब कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैसे निकाला जाए? क्या इन्वेस्टर्स कुछ डिमांड करते हैं कि हमें फिक्स 15%, 12%, 11% देना ही देना है? ना, इन्वेस्टर्स कभी भी फिक्स्ड पैसा डिमांड नहीं करते हैं। इन्वेस्टर्स हमेशा आपको बोलते हैं कि आप जो कमा रहे हो उसका हमें 20, 30, 40, 10, 15 एक फिक्स रेशियो रहता है, आपके EPS का हमें डिविडेंड दे देना। आपने फॉर एग्जाम्पल 20 रुपये पर शेयर कमाया है, आपका शेयर का वैल्यू 100 रुपये है, आपका शेयर का प्राइस CMP 100 रुपये है, और अगर आपने EPS अर्निंग्स पर शेयर 20 रुपये किया है तो इसका मुझे 40%, 50%, 60%, सो 40% आएगा 8, 10, 12, ये मुझे आप डिविडेंड पर शेयर चुका देना। जितना भी आप कमाओ अर्निंग्स पर शेयर उसका मुझे कुछ रेशियो चुका देना। नो फिक्स्ड डिविडेंड पेमेंट। अगर आपको एग्जैक्टली समझना हो कि इक्विटी, प्रेफरेंस, डिबेंचर एग्जैक्टली नेचर उसके फॉर्म में डिफरेंस क्या है, मेरा एक वीडियो है, आप इसी लेक्चर से पहले वो वीडियो जरूर देख लेना। मैंने उसमें डिटेल में समझाया कि इक्विटी क्या होता है, प्रेफरेंस क्या होता है एंड डिबेंचर्स क्या होता है, बहुत अच्छे से मैंने समझाया हुआ है विथ वेरी गुड एग्जाम्पल। आई विल रिकमेंड यू टू रेफर दैट वीडियो। चलो बढ़ते आगे, डिविडेंड कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर्स के थ्रू। इसमें देर इज़ नॉट अ सिंगल मेथड टू कैलकुलेट। मैंने बताया आपको बहुत सारे तरीके हैं, बट डिफरेंट मेथड्स विच डिपेंड्स ऑन वेरियस फैक्टर्स। एक बार फैक्टर्स आप रीड कर लेना, समझ में आपको आ जाएगा। चलो पहला, सबसे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट तरीका, ईजीएस्ट डिविडेंड प्राइस अप्रोच। आपने लास्ट ईयर कितना डिविडेंड दिया, विज़ आपका लास्ट ईयर क्या प्राइस था, या करंट में आप कितना डिविडेंड देने वाले हो, आपका क्या करंट प्राइस है, वो होगा आपका कॉस्ट। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका प्राइस है 100 रुपये का, आपने डिविडेंड दिया 8 रुपये का, नथिंग, आपका कॉस्ट आया 8% का। या आप डिविडेंड देने वाले हो 12 रुपये का एंड आपका प्राइस आज की डेट पे है 120 रुपये, 100 रुपये, सो डिविडेंड डिवाइड बाई प्राइस, नेम शोज डिविडेंड प्राइस अप्रोच। डिविडेंड अपॉन प्राइस, एकदम सिंपल, D/P, और शॉर्ट में करूँ तो D/P, डिविडेंड अपॉन प्राइस अप्रोच। चलो दिस इज योर KE।
सबसे पहला तरीका के का डी अपॉन पी स्टार्ट करते हैं। अर्निंग्स प्राइस अप्रोच, दूसरा है अर्निंग्स प्राइस, इसमें है अर्निंग्स अपॉन प्राइस। याद रखना अर्निंग्स एंड डिविडेंड में डिफरेंस है, मैंने आपको ऊपर समझाया था अभी कि आपका ईपीएस जो है ये आपका अर्निंग्स है एंड जो आप चुका रहे हो वो आपका डिविडेंड है। कितना आप कमा रहे हो, कितना आप दे रहे हो, दोनों में डिफरेंस है। आपने 100 कमाया पर अगर आपने 80 दिया, 50 दिया, 40 दिया, सो डीपीएस में डिविडेंड से प्राइस को कंपेयर करना है, ईपीएस में अर्निंग्स वाले में ईपीएस से प्राइस को कंपेयर करना है, दोनों चीज़ें ध्यान रखना। चलो बढ़ते आगे अगले की तरफ। चलो अगला है गॉर्डन्स मॉडल या ग्रोथ मॉडल। सो गॉर्डन्स मॉडल या ग्रोथ अप्रोच ये बोलता है आपने पिछला जो भी किया उसको भूल जाओ, आज हम ये देखेंगे आपने लास्ट जो डिविडेंड दिया था, अगर आपने उसी डिविडेंड को इस साल भी दिया तो आपने ग्रोथ कुछ नहीं किया। डिविडेंड ऑब्वियसली शेयर होल्डर्स हर साल ज़्यादा मांगेंगे कि लास्ट ईयर आपने 100 रुपये कमाए थे और आपने हमें 80 रुपये दिए थे, इस बार आप 80% डिविडेंड दिया था लास्ट टाइम, इस बार अगर आप 120 कमा रहे हो तो आप 120 के सामने मुझे 80% इज़ 96, तो मुझे आप 80% का डिविडेंड दो। तो अगर आपने अर्निंग्स में ग्रोथ करी है सो दे विल डिमांड कि आप डिविडेंड में भी ग्रोथ करो, क्योंकि आपने अर्निंग्स में ग्रोथ करी है आपको डिविडेंड में भी ग्रोथ करना पड़ेगा। सो ये ग्रोथ एक मॉडल बहुत ज़रूरी है, एक फैक्टर। सो ग्रोथ क्या बोलता है आपका के ई विल बी इक्वल्स टू डी अपॉन पी प्लस जी, बट इसमें एक कैच है, डी कौन सा, D1, पी कौन सा, P0। D1 मतलब आप नेक्स्ट कौन सा डिविडेंड चुकाने वाले हो, D0 इज लास्ट ईयर का डिविडेंड, P0 इज लास्ट ईयर का प्राइस, P1 इज करंट मार्केट प्राइस। रादर आप ये समझ सकते हो कि P1 इज करंट मार्केट प्राइस। सो आपने जो लास्ट ईयर का डिविडेंड चुकाया उसको भूल जाओ, अब इस बार जो भी डिविडेंड चुकाने वाले हो करंट डिविडेंड, उस पर आप क्या ग्रोथ दोगे। सो D1 इज इक्वल्स टू D0 इंटू 1 प्लस जी। फॉर एग्जाम्पल आपने लास्ट ईयर मान लो 10 रुपये चुकाया था, इस बार आप बोले कि मैं 20% ज़्यादा चुकाऊंगा, सो इज इक्वल्स टू D0 10, 1 प्लस 0.2, दिस विल कम टू 12 रुपीज़। सो 10 प्लस 20% इज नथिंग बट 12 रुपीज़। सो आपको उतना डिविडेंड ज़्यादा चुकाना पड़ेगा। चलो अगर इसमें एक और कैच आ जाए, फ्लोटेशन कॉस्ट, कुछ नहीं, P0 प्राइस में से फ्लोटेशन कॉस्ट माइनस करना, ये अपन पहले देख ही चुके हैं, बहुत अच्छे से अपन समझा उसका सम। चलो एक क्वेश्चन समझते हैं क्या होता है। नंबर 9 क्या बोलता है, अ कंपनी हैज़ पेड अ डिविडेंड, देखो मार्क दिस वर्ड्स, हैज़ पेड मतलब ये होगा लास्ट ईयर का डिविडेंड ऑफ ₹1 पर शेयर ऑफ face value 10 rupees each last year and is expected to grow at 10% every year. So this D0 will be equals to 1 and D1 will be equals to 1 into 1 plus G, which will 1 into 1.1. So ये आएगा 1.1. So D1 आएगा आपका 1.1. Calculate the cost of equity of market price at 55. Simple, 1.1 जितना भी आया 1.1 डिवाइड बाई 55 कितना आ रहा है, 1.1 डिवाइड बाई 55 इंटू 100। ओके, प्लस यहाँ जी करना रह गया अपना, प्लस जी। सो D1 अपॉन P0 प्लस जी, ये फॉर्मूला आएगा गॉर्डन्स ग्रोथ मॉडल के हिसाब से। तो अपना जी कितना है यहाँ पे, जी है अपना वही सेम 10% ग्रोथ 0.10। सी याद रखना हमेशा परसेंटेजेस को पॉइंट में लेना, क्योंकि 100% इज़ नेवर इक्वल टू 100, 100% इज इक्वल टू 100% इज ऑलवेज इक्वल्स टू 1। अगर आप बोल रहे हो 80%, सो टेक इट एज 0.8, 50%, सो टेक इट एज 0.5, 20% टेक इट एज 0.2। हमेशा ग्रोथ के रेट को इस तरह से लेना, ध्यान रखना, बहुत ध्यान से, एग्जाम में गलती मत करके आना इसकी। चलो नेक्स्ट हम देख रहे हैं 1.1 डिवाइड बाई
55 1.1 डिवाइड बाई 55 प्लस 0.1, सो ये आ जाएगा 0.12। वापस इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा परसेंटेज में, विच विल गिव यू 12%। चलो, वेरी इजी क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं, कुछ भी इसमें टफ नहीं है। दूसरा है एस्टिमेशन ऑफ ग्रोथ रेट। चलो, सो दिस इज नथिंग बट कैलकुलेशन ऑफ CAGR। चलो, सो नेक्स्ट इज आवर गॉर्डन्स ग्रोथ मॉडल। ओके, ये एक चीज छूट गई है, एस्टिमेशन ऑफ ग्रोथ रेट, इट इज नथिंग बट कैलकुलेशन ऑफ CAGR। इसको अपन समझेंगे विथ क्वेश्चन और एग्जाम्पल। जब इसका एक्चुअल क्वेश्चन एग्जाम्पल आएगा तब इसको अपन वहां समझ लेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं, गॉर्डन्स ग्रोथ मॉडल। ओके, सो ग्रोथ इज नथिंग बट B into R. So B is your earnings retention rate. So this is retention ratio, and this is rate of return। कैसे इसको अपन जस्टिफाई करेंगे, हाउ इज दिस पॉसिबल कि G इज इक्वल्स टू B इंटू आर। सो कैसे, फॉर एग्जाम्पल समझो अपने रेट ऑफ रिटर्न, आपने इक्विटी पे इस बार 15% का रिटर्न कमाया, बट क्या आपने शेयर होल्डर्स को 15% लास्ट ईयर जो दिया था उसके ऊपर ग्रोथ करके दिया? डेफिनेटली आपने कंपनी में पैसा रखा है, कमाया है, बट क्या आपने डिविडेंड ने वो शो किया? सो इसमें मैं बोलूँ अगर आपने इसमें 75% रख लिया, क्योंकि कंपनी को ग्रोथ कैपिटल चाहिए होता है, सो सारी की सारी अर्निंग्स नहीं बांटती है, एंड आपने 25% ही डिस्ट्रीब्यूट किया, डिविडेंड दिया, सो इसका 15 का 25% हो जाएगा 3.75%। सो आपका ग्रोथ रेट आएगा 3.75% का, आपने इतने परसेंट का ही ग्रोथ डिविडेंड्स में शो किया। चलो आगे बढ़ते हैं, रियलाइज्ड यील्ड अप्रोच। यील्ड क्या होता है? रियलाइज्ड यील्ड अप्रोच, कितना हमें एक्चुअल बेनिफिट कैश टर्म्स में हुआ, कितना हमें पैसा मिला, ये हमें चेक करना है रियलाइज्ड यील्ड अप्रोच में। चलो क्वेश्चन के साथ साथ सॉल्व करेंगे इसको। मिस्टर मेहरा had purchased a share of Alpha Limited for ₹1000. He received dividend for a period of 5 years at the rate of 10% per annum. At the end of 5th year, he sold the share of Alpha Limited for 1128. You are required to compute the cost of equity as per realized yield approach. कितना मुझे हाथ में मिला? चलो, सो इसमें आपको अगर कुछ भी एक रेट नहीं दिया हुआ, सो आपको इसमें ये देखना है कि मुझे किस रेट से मुझे डिविडेंड मिला है। फॉर एग्जांपल मैं बोलूँ कि मुझे 100 रुपीज़ मैंने इन्वेस्ट किए थे, 1000 रुपीज़, मुझे रिडेम्पशन मिला 1128 का, इसका टाइम था कब था? 5 ईयर्स, एंड मुझे इसमें आई रिसीव डिविडेंड मिला है हर साल 10% पर एनम। सो मुझे कितना 5 साल के अंदर मुझे कितना डिविडेंड का परसेंटेज, मुझे कितना परसेंटेज का पैसा मुझे रिसीव हुआ। फॉर एग्जांपल मैं अगर आपको ये बोलूँ कि मेरा रेट ऑफ रिटर्न क्या रहा, मुझे तो नहीं पता, कंपनी ने मेरे से 1000 रुपये लिए थे, पर मुझे 1128 रुपये चुकाए, एंड देन मुझे 5 साल में 10 रुपये 10% के हिसाब से डिविडेंड दिया, तो मुझे एक्चुअल कितना परसेंट कंपनी से मिला। चलो, तो इसको अपन निकालते हैं अपने वही IRR मेथड बोलो या इंटरपोलेशन बोलो, उसी मेथड से। इन्होंने किससे सॉल्व किया है? ओके, इन्होंने डायरेक्टली 12% से लेके सॉल्व किया है, बट हमें मालूम कैसे पड़ेगा कि 12% है, 18% है, 14% है, हमें 2% लेके उसको इंटरपोलेट करना पड़ेगा, तब हमें मालूम पड़ेगा कि हमारा 12% है। चलो, सो लेट्स टेक एनी 2 परसेंटेजेस। यहाँ हम ले लेते हैं, अगर हमें 10% पे पैसा दिया है तो हम लेते हैं, एक तो 10% लेंगे, एंड दूसरा ले लेते हैं 14%। चलो, सो सबसे पहले आप देखो आपका ईयर आपका 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ईयर 1 में आपको उन्होंने
परसेंट के हिसाब से पैसा दिया होगा ऑन 1000 रुपीज़। सो आपको 100 रुपीज़ मिले होंगे, 100 रुपीज़ मिले होंगे थर्ड ईयर में, फोर्थ ईयर में, फिफ्थ ईयर में 100 तो मिले ही मिले, प्लस 1128 भी तो मिले होंगे। इसको मैं एक काम करता हूँ, नीचे लिख लेता हूँ। चलो 1128 भी तो मुझे मिले होंगे। सो ये मेरे को फिफ्थ ईयर में कितने मिलेंगे, 1228 रुपीज़ मिलेंगे। चलो सबसे पहले देखते हैं प्रेजेंट वैल्यू एट 10%, प्रेजेंट वैल्यू एट 14%। गिनो फटाफट, प्रेजेंट वैल्यू एट 10% कितना आ रहा है आपका, आपके पास कैलसी है, आपको मैंने कंपाउंडिंग और डिस्काउंटिंग सिखाया है बहुत अच्छे से। चलो 100, कैलसी लो फटाफट मेरे साथ, अपन स्टार्ट करते हैं कैलसी पे। 100 डिवाइड बाई 10% पे आपको डिस्काउंट करना है 1.1, क्योंकि 1 प्लस आर इज 1.1। एक साल के लिए है तो एक एम प्लस करोगे, यहाँ पे आएगा 90.909। बट हम एक एक लिखेंगे नहीं, अपन बहुत फास्ट मेथड से सॉल्व करेंगे। डायरेक्टली आप यहाँ लिख सकते हो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 100 फॉर नेक्स्ट 5 years at 10% डिस्काउंटिंग। सो 100 डिवाइड बाई 1.1, 5 बार इक्वल्स दबाओ एंड देन जीटी दबाओ, 1 2 3 4 5 एंड देन जीटी दबाओ। ये आएगा आपका 379.078। और एल्स आप क्या कर सकते हो, 5 बार ये ना दबा के आप ये करो, अगर आपके पास जीटी नहीं है तो आप दबाओगे 100 डिवाइड बाई 1.1 इक्वल एम प्लस 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 एंड देन दबाओगे एम आर सी, सेम टू सेम नंबर आएगा। सेम करोगे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 100 फॉर नेक्स्ट 5 years एट 14%, कितना आएगा फटाफट, मैंने अभी समझाया आपको। 100 डिवाइड बाई 1.14, 1 2 3 4 5 टाइम्स इक्वल एंड देन प्रेस जीटी, 343.30। एंड देन आपको निकालना है जो 5वें साल में जो मुझे अमाउंट मिल रहा है उस पर कितना मुझे अमाउंट मिलेगा। सो 100, ओके, सो 100 का हम फैक्टर इन यहाँ कर चुके हैं। सो हमें 100 को नहीं लेना है, सिर्फ 1128 को लेना है। 1128 डिवाइड बाई 1.1, 5 बार इक्वल्स, नो जीटी नो एम प्लस कुछ नहीं, सिर्फ वो, क्योंकि हमें फिफ्थ ईयर का वैल्यू चाहिए। सो ये आएगा 700.399 एंड देन वही 14% के लिए इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ, यहाँ मैं लिख देता हूँ क्यूमुलेटिव वैल्यू, ये आएगा 379.078। यहाँ पे हम देख रहे हैं सेम यहाँ पे लिखता हूँ 343.30 एंड यहाँ पे गिनो फटाफट 14% पे कितना आएगा, 1128 डिवाइड बाई 1.14, 5 टाइम्स इक्वल 585.84। चलो फिर बढ़ते हैं अपने फॉर्मूले की तरफ। कहाँ खड़े हो, कहाँ जाना था वाला फॉर्मूला, आप कहाँ खड़े हो, आप खड़े हो 10% पे। 10% प्लस 10% पे क्या वैल्यूज़ है आपके पास, इसको प्लस करेंगे सबसे पहले। जो 379.078 प्लस 700.39, ये आएगा 1079.468 या 47 ले लो। 343.30 प्लस 585.84, ये आएगा 929.14। तो चलो 10% पे आप कहाँ खड़े हो, 1079.47, 1079.47 दोनों तरफ लिख लो। तो ये आप खड़े हो 10% पे। अब आपको कहाँ जाना था, आपको जाना था 1000 पे, आपको वहाँ जाना था 1000 पे। आप कहाँ पहुँच गए, आप पहुँच गए 929.14 इंटू कितना घूम के आए, 10 और 4 का डिफरेंस कितना घूम के आए, अब 4 घूम के आए। सो 10 प्लस 1079 सो इसे नथिंग, सीधा सीधा आ जाएगा यहाँ तो 79.47 डिवाइडेड बाई 1079.47 माइनस 929.14, ये आएगा 150.33 इंटू 4 करो, 79.47 डिवाइड बाई 150.33 इंटू 4 प्लस आपको करना है 12,
ये आएगा 12.11%। देखो बुक वालों ने क्या गिना है, बुक वालों ने गिना है एग्जैक्टली 12%। सो 12 हमें मालूम कहाँ से पड़ेगा, इनका एग्जैक्टली 12 लिया है, इसलिए यहाँ पे कुछ पीछे 0.076 का डिफरेंस है, वरना ये डिफरेंस अपना नहीं आएगा। 12.11 इज द एग्जैक्टली एक्यूरेट आंसर, जहाँ पे हमारा फ्यूचर कैश फ्लोज इज इक्वल्स टू करंट मार्केट प्राइस। सो हमें इसमें ढूंढना क्या था, फ्यूचर कैश फ्लोज इज इक्वल्स टू करंट मार्केट प्राइस, ये हमें रेट ढूंढना था, रेट एट विच फ्यूचर कैश फ्लोज इज इक्वल्स टू करंट मार्केट प्राइस, ये हमें इसमें ढूंढना था, एंड हमें ढूंढना 12.11% आ गया। चलो इसको आप मीडियम कैटेगरी टू हार्ड में डाल सकते हो, मीडियम भी डाल सकते हो, हार्ड भी डाल सकते हो, जहां आपको समझ में आया डाल सकते हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ इक्विटी फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा यूजिंग रियलाइज्ड यील्ड अप्रोच। ओके, रियलाइज्ड यील्ड अप्रोच से आपको निकालना है। ईयर 1 में आपको दिया है डिविडेंड हमने 1 रुपये का दिया, 2 में इतना, 3, 4, 5 आपको डिविडेंड्स दिए, प्राइस पर शेयर आपको सबके दिए हुए हैं। एट द बिगिनिंग, ये ध्यान रखना आपको एट द बिगिनिंग दिया हुआ है। सो आपको निकालना पड़ेगा रियलाइज यील्ड। यील्ड मतलब कितना पैसा मेरे हाथ में आया, वो आपको चेक करने के लिए आपको देखना है मेरा स्टार्टिंग में क्या वैल्यू था, ड्यूरिंग द ईयर मुझे कितना पैसा मिला, वेजावेज मेरा लास्ट में क्या वैल्यू था। सो कैपिटल अप्रिसिएशन भी आपका यील्ड में आ जाता है। मेरा स्टार्टिंग में अगर 100 रुपये का शेयर वैल्यू था, मुझे उसने 5 रुपये का डिविडेंड दिया तो 5 रुपीज़ मेरा यील्ड हुआ, एंड देन लास्ट में अगर शेयर प्राइस 108 रुपये हो जाता है तो वो 8% भी मुझे मिला। सो मुझे यहाँ 8 + 5 13% का रियलाइज्ड यील्ड हाथ में मिलके अप्रोच में रियलाइज्ड यील्ड में हाथ में मुझे मिला। सो यहाँ हम चेक करेंगे, सबसे पहले आ जाओ चेक करते हैं कि इनके कितने यील्ड मिले इनको। सो ईयर 1 ईयर वाइज 1, 2, 3, 4, 5। सो ईयर 1 से ईयर 2 जाएंगे तो ईयर 1 गिनेंगे, ये ईयर 2 गिनेंगे, ये ईयर 3 गिनेंगे, ये ईयर 4 गिनेंगे। सो 5 ईयर्स का यहाँ बात आती ही नहीं है, 4 साल की कहानी बनती है, क्योंकि अगर आपको फर्स्ट ईयर से सेकेंड ईयर पे जाना है तो ड्यूरिंग द ईयर जो मिला वो आपको फर्स्ट ईयर का पार्ट इग्नोर करना पड़ेगा। आ जाओ आगे बढ़ते हैं। क्या बोला आपको, ईयर 1 पे मुझे कितना मिला डिविडेंड प्लस कैपिटल अप्रिसिएशन। सो मुझे डिविडेंड प्लस कैपिटल अप्रिसिएशन, इसको नीचे ले लेते हैं, चलो। सो ईयर 1 में मुझे डिविडेंड मिला होगा 1 रुपीज़, यहाँ भी 1 रुपीज़, यहाँ पे 1.2 रुपीज़, यहाँ पे 1.25 रुपीज़। क्योंकि मैं क्यों ये 1 यहाँ से स्टार्ट नहीं किया, मैंने यहाँ से स्टार्ट किया। ईयर 1 का डिविडेंड जो है वो डिक्लेयर उस साल होता है, बट एक्चुअल पे नेक्स्ट ईयर होता है, एंड पेमेंट का मतलब होता है रियलाइजेशन, हमें रियलाइज कब हुआ, इसीलिए मैंने रियलाइज डील के हिसाब से जब मुझे पैसा एक्चुअल रिसीव हुआ वो वाला लिया। सो आपको देखना है यहाँ पे कैपिटल ये आ गया प्लस 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 प्राइस अप्रिसिएशन, कितना प्राइस बढ़ा आपका, यहाँ से यहाँ में 0.75, यहाँ से यहाँ में 11.5 माइनस 9.75, 1.75, यहाँ से यहाँ में माइनस 0.5, यहाँ से यहाँ में माइनस 0.4। सो रियलाइज कैश फ्लो कितना है, रियलाइज्ड कैश फ्लो, चलो। सो 1.75, 2.75, 1.2 माइनस 0.5, 0.7, एंड यहाँ पे आएगा 1.2 माइनस 0.4, 1.2 माइनस 0.4, 1.25 माइनस 0.4 आएगा 1.25 माइनस 0.485, यस करेक्ट। चलो सो ये रियलाइज मेरा कैश फ्लो इतना मुझे कैश हाथ में मिला, रियलाइज्ड कैश फ्लो कंपेयर करेंगे विथ डिनोमिनेटर क्या लेंगे, प्राइस एट एंड। सो यहाँ पे 9.75, यहाँ पे 11.5, यहाँ पे 11, यहाँ पे 10.6। सो अब आ जाएगा मेरा रेट ऑफ रिटर्न। ये आई थिंक आप लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है, क्योंकि इसमें कुछ भी नहीं है, लास्ट ईयर का जो प्राइस था उसके बाद मुझे इस साल में कितना डिविडेंड मिला एंड कितना मुझे प्राइस अप्रिसिएशन मिला, इसको कंपेयर करेंगे विथ लास्ट ईयर प्राइस। क्योंकि जब मैंने इन्वेस्ट किया होगा
तो मैंने इन्वेस्ट किया होगा 9 रुपये की प्राइस पे, तो मुझे जो मेरा रिटर्न है वो 9 रुपये की प्राइस से स्टार्ट करना पड़ेगा। सो मेरा जो रिटर्न है वो मुझे 9 रुपये की प्राइस से ही स्टार्ट करना पड़ेगा। आ जाओ, तो यहाँ पे लिखते हैं रेट ऑफ रिटर्न। सो चलो 1.75 मिला मुझे, डिवाइड बाई 9.75 से, यहाँ पर ने एक गलती कर दी, प्राइस एट द एंड नहीं लेंगे, प्राइस एट द बिगिनिंग लेंगे, सॉरी प्राइस एट बिगिनिंग, बोला मैंने आपको वीडियो में बिगिनिंग ही था बट यहाँ ले लिया एंड में। चलो, सो 1.75 डिवाइड बाई 9, 9.75, 11.5 एंड 11। चलो, सो 1.7 डिवाइड बाई 9 ये आ जाएगा 19.44%। फिर 2.75 डिवाइड बाई 9.75 ये आएगा 28.21%। फिर 0.7 डिवाइड बाई 11.5 ये आएगा 6.09%। एंड 0.85 डिवाइड बाई 11 ये आएगा 0.772%, सॉरी 7.72%। चलो, सो ये आ गया अपना। अब आपको ये देखना है कि अगर आपने 100 रुपये बिगिनिंग में इन्वेस्ट किए होते तो आपको इसका एंड वैल्यू क्या मिलता। एंड वैल्यू आपने 100 रुपये इन्वेस्ट किए होते, सो आपको फर्स्ट ईयर 19.44 रुपीज़ में हाथ में मिलते। सो 100 प्लस 19.44% कर देंगे, आ जाएगा 119.44। प्लस करेंगे सेकेंड ईयर का 28.21%, प्लस करेंगे 6.09%, प्लस करेंगे 7.72%, ये आएगा 175.001। तो 175.00 की वैल्यू, बिगिनिंग वैल्यू आपके पास आ गई, एंड वैल्यू आपके पास आ गई। अब यहाँ से मेन काम चालू होता है। ये जो अपन ने देखा था, जो मैंने कहा था कि आपको मैं साथ में कराऊंगा, एस्टिमेशन ऑफ ग्रोथ रेट। सो क्या आप इसमें एस्टिमेट कर सकते हो आपने किस रेट पे ग्रोथ करी। आप जो यहाँ से लेके यहाँ पे गए, आपने किस रेट पे ग्रोथ करी। ये 100 से लेके 75 अगर मैंने ग्रो किया है, सो मैं किस रेट पे ग्रो किया। हर साल मुझे सेम रेट ऑफ ग्रोथ चाहिए कि मैंने एक्चुअल कंपाउंडेड एवरेज ग्रोथ रेट जो मैंने लिखवाया था CAGR, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट, एवरेज ग्रोथ रेट, मैंने किस रेट पे ग्रो किया। सो यहाँ बुक में दिया है आपको DN1 + G⁻n। फिर यहाँ पे ये एक्चुअली ये चीज़ कैलसी पे करना इम्पॉसिबल है, ये मिलेगा आपको लॉग टेबल्स के थ्रू। बट अपने पास एग्जाम में लॉग टेबल प्रोवाइडेड हो ना हो अपने को पता नहीं है, अपना कैलसी जिंदाबाद। इसकी ट्रिक लिख लो, मैं यहाँ लिख पा रहा हूँ आपको। ट्रिक टू कंप्यूट CAGR। चलो, सो ट्रिक टू कंप्यूट CAGR। सबसे पहले स्टेप नंबर 1, टेक फैक्टर ऑन कैलसी। एक बार लिख लो मेरे साथ, फिर अपन सॉल्व करते हैं। नंबर 2, प्रेस √12 टाइम्स। नंबर 3, सब्ट्रैक्ट 1, दैट इज मैं लिख दूं यहाँ -1, प्रेस -1। नंबर 4, डिवाइड बाई n। नंबर 5, add 1, that is +1, 6, press into equals to 12 times. Here you will get your answer. So सबसे पहले अपन इस क्वेश्चन में देखते हैं कैसे करेंगे। सो फैक्टर जो मैंने लिखवाया, फैक्टर कहाँ से मिलेगा। फैक्टर विल बी इक्वल्स टू योर EV अपॉन BV। सो EV इज एंडिंग वैल्यू
अपॉन बिगिनिंग वैल्यू। तो सबसे पहले फैक्टर लो अपने कैलसी के ऊपर। एंडिंग वैल्यू क्या थी अपनी? 175 अपना ईवी है, 100 अपना बीवी है। तो फैक्टर आएगा आपका 1.75। ओके, मेरे साथ साथ प्रेस करना सारे। 1.75, मैंने कैलसी पे कुछ नहीं, सारा जीरो कर दो, एमआरसी सब जीरो करो। 1.75 कैलसी पे आपको लेना है। फिर मैं जैसे जैसे स्टेप्स बता रहा हूँ वैसे वैसे मेरे साथ कैलकुलेट करो। सॉरी। टेक द फैक्टर ऑन कैलसी, फैक्टर आप कैलसी पे ले चुके हो। नेक्स्ट आपको लेना है प्रेस अंडर रूट 12 टाइम्स। ये आपको साइन दिखेगा अंडर रूट का, मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे, ये साइन जो है ये साइन है अंडर रूट का। इसको आपको प्रेस करना है 12 टाइम्स। लेट्स प्रेस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। सो आपका 12 टाइम्स ये प्रेस किया आपने। सेकंड स्टेप हुआ अपना कंप्लीट। थर्ड स्टेप पे करो सब्ट्रैक्ट 1। कुछ भी मत प्रेस करना, मेरे बिना बताए एक भी बटन मत प्रेस करना, पूरा आंसर गलत आ जाएगा। सो सिंपल, सब पहले टेक फैक्टर ऑन कैलसी डिवाइडेड बाई प्रेस अंडर रूट 12 टाइम्स। कुछ भी मत प्रेस करना, नो प्लस नो इक्वल्स कुछ नहीं। टेक फैक्टर 12 बार रूट दबाओ, रुक जाओ, 12वीं बार दबा के रुक जाओ। देन सब्ट्रैक्ट 1। सिर्फ प्रेस माइनस एंड देन 1, डोंट प्रेस इक्वल कुछ भी नहीं, सिर्फ माइनस एंड 1 ये प्रेस किया। फिर लिखा डिवाइड बाई n। अब इसमें अपना n क्या है देखो, इस क्वेश्चन में अपना n क्या है? n इज नंबर ऑफ ईयर्स, n इज नंबर ऑफ ईयर्स। यहाँ अपने को दिया है 5 ईयर्स, बट क्या हम 5 ईयर्स तक जा रहे हैं? फर्स्ट ईयर से सेकेंड ईयर तक हम जाएंगे, वो एक साल कहलाएगा। तो यहाँ हमारा n इक्वल्स टू 4 साल हमें ग्रोथ देखना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने स्टार्टिंग में प्राइस 100 रुपये इन्वेस्ट किया और वो 120 हो गया, तो अब क्या 2 साल गिनोगे? नहीं, एक साल में मुझे 20% रिटर्न मिला, ये आप काउंट करोगे। तो इसीलिए इसको एक ही साल गिना जाएगा। अब कुछ मत करना, प्रेस फैक्टर 12 टाइम्स, -1 प्रेस किया, सिर्फ -1 प्रेस करना, फिर डिवाइड प्रेस करना और फिर 4 प्रेस करना, रुक जाना। टेक फैक्टर प्रेस अंडर रूट 12 बार, कुछ नहीं, डायरेक्टली 12वीं बार दबाने के बाद -1 किया, फिर डिवाइड बाई 4n, कुछ मत दबाना, +1 करना, +1 करने के रुक जाना, +1 करके इंटू इक्वल 12 बार दबाना। चलो दबाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। क्या आ रहा है आपका आंसर? आ रहा होगा 1.15, आपका आंसर आ रहा होगा 1.15017। सो ये आपका फैक्टर है। ये आपका आ गया -1 0.15017 इंटू 100 15.01 या 01 आप लिख सकते हो। एग्जैक्टली 15% आपका जो आंसर है वही आपको मिलेगा, कुछ भी इसमें डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ आप लिख सकते हो नंबर 7, then -1 and multiply by 100. Answer is here. टड़ा। चलो ये आ गया, याद रखना, इसको याद कर लो, आंख बंद करके बोलो मेरे साथ, जय माता दी। अरे सॉरी, जय माता दी नहीं बोलना है आपको ये बोलना है टेक फैक्टर ऑन कैलसी, प्रेस अंडर रूट 12 बार, -1 डिवाइड बाई n +1 इंटू इक्वल 12 बार दबाओ, -1 एंड देन प्रेस इक्वल्स और इंटू 100 एंड देन इक्वल्स। इसके बीच में अगर आपने कुछ भी नंबर प्रेस किया आपका आंसर गलत आ जाएगा, बूम, मुझे मत बोलना। चलो ये अपना क्वेश्चन भी सॉल्व, इसके साथ साथ 15% का क्वेश्चन अपना सॉल्व हो गया। इसको आप डाल सकते हो हार्ड कैटेगरी में। तो एग्जाम से पहले इस चैप्टर में अपने दो क्वेश्चंस बने हार्ड में, एग्जाम से पहले सिर्फ वो 2 या 3 जो भी मीडियम हार्ड बने वो देख के जाना। हार्डली इट विल टेक यू 15 मिनट्स 20 मिनट्स हाफ एन आवर। इस चैप्टर के लिए आधा घंटा बहुत है, इतना देके आप आगे नेक्स्ट चैप्टर की तरफ बढ़ सकते हो। चलो अगला है CAPM, इसे कहता है कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल अप्रोच। सो हमने कितने मॉडल देख लिए? पहला था डिविडेंड प्राइस अप्रोच, दूसरा हुआ अर्निंग्स प्राइस अप्रोच, तीसरा हुआ ग्रोथ अप्रोच गॉर्डन्स मॉडल, चौथा हुआ रियलाइज्ड यील्ड अप्रोच एंड पांचवा एंड द लास्ट बचता है CAPM। यहाँ लिखते हैं अपन सारे मेथड्स टू कैलकुलेट
मेथड्स टू कैलकुलेट KE कॉस्ट ऑफ इक्विटी। एग्जाम में अगर पूछा जाए बहुत ध्यान से मेथड पढ़ना, किस मेथड से सॉल्व करना है। पहला है डिविडेंड प्राइस अप्रोच, दूसरा है अर्निंग्स प्राइस अप्रोच, तीसरा है ग्रोथ या गॉर्डन चाचा को याद करना, गॉर्डन मॉडल, चौथा रियलाइज्ड यील्ड अप्रोच, पांचवा CAPM कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल। चलो CAPM अप्रोच ये सब हमने पढ़ लिए। लास्ट हमारा ये बाकी है, ये पढ़ लेते हैं। CAPM बहुत सिंपल, पहले फॉर्मूला याद करा देता हूँ, लिखवा देता हूँ, फिर समझते हैं। CAPM इज इक्वल्स टू RF इज इक्वल्स टू, ये होता है रिस्क फ्री रेट, RF प्लस बीटा, इसको बोलते हैं बीटा, बेटा नहीं बीटा, RM माइनस RF। RM होता है रिटर्न फ्रॉम मार्केट एंड ये वही होता है रिस्क फ्री रेट। चलो सो ये क्या बोलता है, CAPM का मतलब होता है सेंसिटिविटी एनालिस्ट, सेंसिटिविटी एनालिसिस। सो सेंसिटिविटी क्या होती है, सेंसिटिविटी क्या होती है समझते हैं। कोई बच्चा बोलेगा कुछ ठंडा या गर्म खाने से दांत में जो तेज झंझनाहट होती है उसे सेंसिटिविटी कहते हैं, नहीं वो नहीं है। सेंसिटिविटी ये होती है मेरा जो स्टॉक है, मेरा जो शेयर है, मेरी जो कंपनी है वो मार्केट से लेके कितनी सेंसिटिव है। फॉर एग्जाम्पल अगर वॉर होता है, अगर वॉर होता है तो मार्केट ओवरऑल 10% गिरता है, तो उससे मेरी कंपनी पे कितना इम्पैक्ट आता है। क्या मेरी कंपनी पे 20% इम्पैक्ट आएगा तो आई एम 2 टाइम्स सेंसिटिव। क्या मेरी कंपनी में कुछ भी इम्पैक्ट नहीं आएगा सो आई एम 0 सेंसिटिव, मैं कुछ भी आई एम नॉन सेंसिटिव, इनसेंसिटिव। सो मार्केट से गिरने या बढ़ने से मेरी कंपनी पे क्या इफेक्ट आता है उसे कहा जाता है सेंसिटिविटी एनालिसिस। एंड सेंसिटिविटी शो करता है आपको बीटा। बीटा मतलब हाउ सेंसिटिव यू आर, हाउ मच सेंसिटिव योर स्टॉक इज। सेंसिटिविटी सिंपल है, देखो अगर मैं आपको डांट दूं, थोड़ा सा डांट दूं, आप बहुत ज्यादा रो लो, सो यू आर वेरी सेंसिटिव। या मैं आपको बहुत डांटूं, आपको फर्क ही ना पड़े, मोटी चमड़ी के हो, सो यू आर इनसेंसिटिव। बोलते ना हाउ इनसेंसिटिव यू आर, या ही इज वेरी सेंसिटिव, उसको डांटना मत। सो दिस शोज योर सेंसिटिविटी, आपका सेंसिटिविटी कितना ये आपको बताता है। सो कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैसे निकालेंगे, CAPM KE एज पर CAPM। सो RF सबसे पहले क्यों लिया, इस फॉर्मूला को कंस्ट्रक्ट करने का एक रीजन है। यहाँ देखते KE एज पर CAPM, तो फॉर्मूला को कंस्ट्रक्ट करते हैं। सबसे पहले RF रिस्क फ्री रिटर्न। अगर आप FD में पैसा जाके जमा करते हैं तो क्या आपको कुछ भी पैसों का रिस्क है? नो। चाहे मार्केट में कुछ भी ऊपर नीचे हो, चाहे वॉर हो, चाहे कोविड आए, चाहे फ्लड आए, चाहे कुछ भी हो जाए, आपका रिटर्न FD में फिक्स्ड रहेगा, सिक्योर्ड रहेगा। सो दिस इज योर रिस्क फ्री। FD में कोई रिस्क नहीं है, कोई आपका पैसा लेके भागने वाला नहीं है अनलेस आपकी बैंक चोर हो। सो FD में कोई भी रिटर्न का रिस्क नहीं है। FD इज रिस्क फ्री रिटर्न। सो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे रिस्क फ्री रिटर्न प्लस। अब अगर मुझे रिस्क फ्री रिटर्न चाहिए होता तो मैं ये सब क्यों पढ़ता, गॉर्डन्स मॉडल, ग्रोथ मॉडल, डिविडेंड, इक्विटी, प्राइस, APS, MPS क्यों पढ़ूं। छोड़ो, पैसा डालो एक FD में, मुझे रिस्क फ्री रिटर्न मिल रहा है, पर नहीं, दिल तो मेरा मानता नहीं, मेरा दिल है लालची, मुझे रिस्क फ्री रिटर्न से कुछ ज़्यादा पैसा चाहिए। फॉर एग्जाम्पल रिस्क फ्री रिटर्न, करंट FD का रेट है आपका 7%, फॉर एग्जाम्पल समझते हैं, पर 7% में साहब मन नहीं भरता है, क्योंकि इन्फ्लेशन ही 5-6% का है, तो मैं इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर पाया, मैं 2% से ग्रो किया। आज जो चीज़ 100 की है, आज के बाद 105 की हो जाएगी, मुझे एवरेज 107 मिलेगा, मेरे पास बचा 2%, तो मैं इन्फ्लेशन से ज़्यादा ग्रो नहीं कर पाया, मुझे उसको बीट नहीं कर पाया। तो दिल मेरा लालची है, मैं चाहता हूँ मुझे कुछ ज़्यादा मिले इन्फ्लेशन से।
तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे बीटा इंटू आर एम माइनस आर एफ। जो रिस्क फ्री रिटर्न में मिल रहा है उससे ज़्यादा मुझे मार्केट में मिल जाएगा। मैं अगर मार्केट में जाऊँगा, फॉर एग्जाम्पल मैं अगर मार्केट में जाता हूँ, सो ये है 10% का रेट। सो मैं अगर मार्केट में जाता हूँ तो मुझे 10% का रेट ऐसे ही मिल जाएगा। मैं आपकी कंपनी में क्यों इन्वेस्ट करूँ, आपको इक्विटी के लिए क्यों पैसा दूँ, आपको मैं क्यों प्रेफरेंस शेयर्स बाई करूँ, क्यों डिबेंचर्स लूँ, क्यों इक्विटी लूँ आपका। सो इसको जस्टिफाई करने के लिए ये होता है कि अगर मैं आर एम माइनस आर एफ, मुझे मार्केट से कितना रिटर्न ज़्यादा मिल रहा है आपसे। सो आर एम मेरा अगर है 10%, आर एफ है मेरा 7%, सो मुझे मार्केट से बेसिकली 3% का रिटर्न ज़्यादा मिल रहा है। मार्केट में, सॉरी मार्केट से नहीं, मुझे मार्केट में 3% का रिटर्न ज़्यादा मिल रहा है। चलो एफडी छोड़ दो, मैं मार्केट में जाऊँगा, एफडी में ज़ीरो रिस्क है, मार्केट में थोड़ा ज़्यादा रिस्क है। हो सकता है कि मेरा पैसा ऊपर नीचे हो जाए बट मुझे 3% का ज़्यादा रिटर्न मिलेगा। सो आई विल गो टू मार्केट। चलो, पर फिर मैं मार्केट में इन्वेस्ट कर दूंगा, आपको क्यों पैसा दूंगा। अब आप बोल रहे हो कि सर यहाँ जो खेल है ना वो मेरे बीटा का है। मार्केट अगर 10% बढ़ेगा मैं आपको 15% बढ़ा के दूंगा। मार्केट अगर 10% बढ़ेगा सो आर कंपनी आपको 15% बढ़ा के देगी। मार्केट 20% बढ़ा, हमारी कंपनी आपको 30% बढ़ा के देगी। सो हम मार्केट से 1.5 टाइम्स ज़्यादा सेंसिटिव है। सो यहाँ 1.5 का मेरा बीटा बन के आता है। सो हमको मार्केट से 1.5 टाइम्स का रिटर्न ज़्यादा मिलेगा। सो इसके हिसाब से क्या बनता है, आर एफ प्लस बीटा इंटू आर एम माइनस आर एफ। सो 7 प्लस 1.5 इंटू 3, 7 प्लस 4.5, ये आता है आपका 11.50। दिल है मेरा लालची, मैं अगर एफडी में इन्वेस्ट करूंगा तो 7% मुझे मिलेगा, मैं मार्केट में चला जाऊंगा तो मुझे 10% मिल जाएगा, बट मैं आपकी कंपनी में इसीलिए लगाऊंगा क्योंकि मुझे आप 11.5% का रिटर्न बना के दोगे। चलो एक क्वेश्चन इसका होना चाहिए, सॉल्व करते हैं, आ जाओ। कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल ऑफ एच लिमिटेड हुज रिस्क फ्री रेट इज इक्वल्स टू 10%। चलो लिखो यहाँ पे आर एफ 10, बीटा इज 1.75, बीटा इज 1.75। याद रखना हमेशा बीटा की टांग थोड़ी सी टेढ़ी कर देना ताकि बीटा समझ में आए, वरना कोई इसको बी समझ लेगा। बीटा की हमेशा टांग थोड़ी सी टेढ़ी होती है। चलो सो यहाँ पे आता है 1.75। मैं मार्केट से 1.75 टाइम्स ज़्यादा सेंसिटिव हूँ। मार्केट 10 से बढ़ेगा, मैं 1.75 टाइम्स ज़्यादा ग्रो करूँगा मार्केट से। ओके, आर एम कितना होता है, रिटर्न ऑन मार्केट पोर्टफोलियो इक्वल्स टू 15%। 15% लगाओ फॉर्मूला में अपने, सी ए पी एम के हिसाब से, के ई आर एफ इज 10 प्लस बीटा 1.75, आर एम 15 माइनस 10, 10 प्लस 1.75 इंटू 5, लगाओ कैलसी 1.75 इंटू 5 प्लस 10, 18.75। सो इसके लिए बीटा जस्टिफाइबल है कि अगर आप रिस्क फ्री रिटर्न एफडी में लगाओ 10% रिटर्न लेके जाओ, मार्केट में लगा दो 15% रिटर्न लेके जाओ, बट हमारी कंपनी में लगाओ 18.75% का रिटर्न देंगे। दिस इज हाउ बीटा जस्टिफाइज योर ग्रोथ। चलो ये भी इजी क्वेश्चन में डाल दो आप, एकदम इजी। चलो अपना नेक्स्ट टॉपिक है कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स। कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स वेरी इजी, वन लाइनर आंसर है, सेम एज के ई, सेम एज के ई एक्सेप्ट फ्लोटेशन कॉस्ट। आपने लास्ट ईयर जो कमाया आपने बिजनेस में पूरा इन्वेस्ट कर दिया, कुछ भी आपका फ्लोटेशन कॉस्ट नहीं लगा, कुछ भी नहीं लगा। सो फ्लोटेशन कॉस्ट को छोड़ के जो भी बचता है सारा के ई में डाल देना। चलो सो के आर के ई सेम होता है, के आर इज इक्वल्स टू के ई सेम होता है, कोई डिफरेंस नहीं है। सम सॉल्व कर लो, समझ में आ जाएगा। इक्विटी शेयर्स एट 10, वर्क मार्केट प्राइस इज 200, स्टार्ट न्यू प्रोजेक्ट। चलो फटाफट आप भी मेरे साथ फटाफट क्वेश्चन रीड करो फटाफट। चलो सो आपको दिया है, सबसे पहले के ई गिनते हैं। के ई आएगा लास्ट कितना डिविडेंड दिया आपने,
₹10 का डिविडेंड दिया आपने, डिविडेंड एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर इज एक्सपेक्टेड टू बी 10%। सो आपको नेक्स्ट ईयर का डिविडेंड दिया हुआ है, सो दिस इज ऑलरेडी D1। अगर ये डिविडेंड लास्ट ईयर का होता तो आपको इसमें प्लस जी करना पड़ता, क्योंकि डिविडेंड इज एक्सपेक्टेड टू बी पेड एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर है। सो ये आपका नेक्स्ट ईयर का डिविडेंड है, डिवाइड बाई प्राइस, प्राइस क्या आएगा 190 माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट प्लस जी, जी कितना है 5%, 10 डिवाइड बाई 185 प्लस 0.05 कितना आता है, 10 डिवाइड बाई 185 प्लस 0.05, ये आया 10.405, 10.405%। अगला है के आर, क्या के आर में फ्लोटेशन कॉस्ट लगता है, नो हमको पता है। सो के आर में सेम 10 अपॉन करंट मार्केट प्राइस, वहाँ पे एनपी नहीं आएगा, CMP 200, दिस इज 200, अच्छा प्लस 0.05 तो करना ही है। सो 10 डिवाइड बाई 200 प्लस 0.05, दिस विल कम टू 10%। एकदम इजी। के आर में हम क्यों एनपी नहीं लेंगे, क्योंकि हमको के आर रिटेन्ड अर्निंग्स को हमने रेज नहीं किया है, रिटेन्ड अर्निंग्स को हमने पैसा उठाया नहीं है, वो हमारे कंपनी के अंदर ही पड़ा था। सो अगर हम पैसा रेज करते हैं तो हम एनपी लेंगे, बट क्योंकि हमने पैसा रेज नहीं किया है तो हमें वही लेना पड़ेगा जो हमारा करंट मार्केट प्राइस है। चलो आगे बढ़ते हैं, इसको डाल दो आप इजी क्वेश्चंस में। अगला नंबर 14 क्या बोलता है, कंपनी एबीसी प्रोवाइड्स डिटेल्स ऑफ फॉलोइंग डिटेल्स। ओके, D0 दिया है आपको, ये D0 लास्ट ईयर, P0 लास्ट ईयर, G कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ अर्निंग्स। सो D0 लास्ट ईयर का है, तो आपको देखना है फ्यूचर में आप कितना डिविडेंड दोगे। सो 4.19 इंटू 1.05, 1 प्लस जी अपॉन आपको देखना है P0 तो आएगा प्लस 0.05, आओ फटाफट 4.19 इंटू 1.05, 4.399 आ जाएगा अपॉन 50 प्लस 0.05 अपॉन 50 प्लस 0.05, ये आएगा 13.799, 13.799%। ये आप 13.8 भी ले सकते हैं, वेल एंड गुड, इजी कैटेगरी में डालो इसको। अगला नंबर 15 सॉरी, CAPM फटाफट, CAPM नाम आते याद आना चाहिए, RF प्लस बीटा इंटू RM माइनस RF। चलो लिख लेते हैं, RF प्लस टंग टेढ़ी बीटा की, RM माइनस RF। सो RF कितना है आपके पास, RF है 7% का, बीटा कितना 1.2, सॉरी मैंने यहाँ कर दिया, बीटा आएगा प्लस सबसे पहले 1.2 इंटू RM माइनस RF, ओह आपको गिन के दिया हुआ है, सो 6, सो 1.2 इंटू 6 आएगा 7.2 प्लस 7, ये आएगा 14.2%। डालो इसको भी इजी कैटेगरी में, स्वाहा। तो WSEC क्या बोलता है, WSEC अपन समझते हैं एक छोटे से एग्जांपल के साथ डिटेल में। WSEC ये बोलता है, फॉर एग्जांपल आपको आपके घर से ये बोला जाए कि बेटा 5 kgs ऑफ टोमेटो मार्केट से लाने हैं। मम्मी ने बोला है एवरेज प्राइस 100 रुपये पर केजी के हिसाब से टोमेटो आना चाहिए। आप गए मार्केट में, आपने पहले एक दुकानदार को पूछा कि भैया कितने टमाटर है, उसने बोला भैया आई हैव ओनली 2 kgs ऑफ टमाटो एंड इट इज़ 100 रुपीज़ kg। आप बहुत खुश हो गए, अरे वाह मम्मी ने बताया था 100 रुपये किलो, 2 kgs आई गॉट इट 200। आप नेक्स्ट दुकानदार के पास गए कि भैया आई हैव ओनली 2 kgs ऑफ टमाटो बट दे विल कॉस्ट यू 120 पर kg। आप हो गए दुखी कि मम्मी ने कहा था 100 रुपये, 120 रुपये के हिसाब से ला रहा हूँ, घर जाके मार पड़ेगी। सो यहाँ पे आपका आएगा 240 फॉर 2 kgs। फिर आप एक दुकानदार के बाहर गए, उसने बोला आई हैव ओनली 1 kg ऑफ टमाटो, आई विल गिव यू इट एट 80 रुपीज़ पर kg। आप बहुत खुश हुए, चलो मम्मी थोड़ा सा शाबाशी देगी, 80 रुपीज़ पर kg। सो अब ये बताओ, आप ये बोलोगे कि आपका एवरेज कॉस्ट ऑफ टमाटो पर kg क्या है। अगर कोई नॉर्मल अपन ये गिनेंगे 200 प्लस 2 नहीं, आई गॉट 1 एट 100, 1 एट 120 एंड 1 एट 80 डिवाइड बाई 3 कर दो, तो वो तो आपका 100 ही आना है।
100 में 2 किलो लाया, 120 की रेट पे भी 2 किलो लाया, 80 की रेट पे 1 किलो लाया, डिवाइड बाय 300, बट नहीं, दिस इज कॉल्ड एज सिंपल एवरेज। इफ यू डिवाइड बाई, अगर आप इससे डिवाइड करोगे तो दिस इज योर सिंपल एवरेज। हमको निकालना क्या है, नाम क्या बताता है, वेटेड एवरेज। हमको निकालना है वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। सो क्या होता है वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल में वेटेड कॉस्ट लेते हैं एंड वेटेड एवरेज लेते हैं। सबसे पहले वेटेड कॉस्ट, कॉस्ट अलॉन्ग विद वेट्स। सो 2 kg की कॉस्ट 200, 2 kg की कॉस्ट 240 एंड 2 की कॉस्ट 80। कितनी कॉस्ट आई, 200 प्लस 240 प्लस 80, ये आई आपकी कॉस्ट 520 रुपीज़। डिवाइड किससे करूंगा मैं इसको, डिवाइड बाई 3 नहीं करूंगा, 5 करूंगा। 5 kg टमाटर आई हैव बॉट, सो 520 डिवाइड बाई 5 आ जाएगा 104 पर kg। सो मम्मी ने मुझे कहा था लाने को 5 kg ऑफ टमाटो एट 100 रुपीज़, आई बॉट 5 kg एट एवरेज 104। सो दिस इज कॉल्ड वेटेड एवरेज मेथड। अब इनको हम कैसे सम में अप्लाई करेंगे बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, ज़रूरी नहीं है आपके पास सिर्फ और सिर्फ इक्विटी हो। कंपनी कैन हैव इक्विटी शेयर कैपिटल, कंपनी कैन हैव सॉरी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, company can have debt capital, or you can say it as debentures। क्या सबकी कॉस्ट सेम होगी? अगर आप बोलो कंपनी में 100 रुपये का इक्विटी शेयर कैपिटल है, कंपनी में 200 रुपये का प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, एंड कंपनी में 80 रुपीज़ का फॉर एग्जाम्पल डेट है, लेट्स गिव इट सिंपल लैंग्वेजेस, ओनली हंड्रेड्स। इक्विटी मैंने रेस किया हुआ है 12% की रेट पे, प्रेफरेंस थोड़ा सस्ता है, मुझे 10% पे मिल गया, सबसे महंगा डेट है, मुझे 14% पे मिला। सो आप क्या बोलोगे, मेरी एवरेज कॉस्ट क्या है, 12 प्लस 10 प्लस 14 डिवाइड बाई 3, 12 रुपये की आपकी एवरेज कॉस्ट। सो दिस इज नॉट वेटेड एवरेज, दिस इज सिंपल एवरेज कॉस्ट। कुछ नहीं किया आपने, कॉस्ट डिवाइड बाई 3 एवरेज। अब सिंपल कॉस्ट को रखते हैं साइड में, ओके 12% जो आई आपकी सिंपल एवरेज कॉस्ट, उसको रखो साइड में, अपन ने लिटिल साइड में रखा है उसको रखेंगे अपन साइड में अभी। एंड हम चेक करते हैं वेटेड एवरेज कॉस्ट, WACC, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। चलो 100 रुपीज़ का मेरे पास इक्विटी है, प्रेफरेंस है मेरे पास 200 का, एंड डेट है मेरे पास 80 का। अब ये चेक करो सबसे पहले, इसका आपके कैपिटल में वेट कितना है, इंपॉर्टेंस कितना है। टोटल कैपिटल है आपका 380 का। हाउ मच इंपॉर्टेंट इज इक्विटी इन योर पोर्टफोलियो? सो योर इक्विटी इज 100 डिवाइड बाई 380, सो इट इज 26.31% important. 200 डिवाइड बाई 380 is 52.63%, and 80 divided by 380 it is 21.05%. मेक श्योर टू चेक इन सब का सम 100 होना चाहिए, बिकॉज आउट ऑफ 100% 26% इंपॉर्टेंस इक्विटी वालों की है, 52% इंपॉर्टेंस प्रेफरेंस वालों की है। अभी प्रेफरेंस वाले बोल देंगे मुझे मेरा पैसा वापस दो, क्या आप देने को रेडी हो, क्या कंपनी देने को रेडी है? नहीं, कंपनी देने को रेडी नहीं है। सो इसीलिए हमारे लिए प्रेफरेंस वालों की बहुत इंपॉर्टेंस है। अभी डेट बोलेगा मुझे पैसा वापस दो, अरे ले जा यार, 20% तेरा डेट है, तो इतनी क्यों होशियारी मारता है? सो डेट के लिए सबसे कम इंपॉर्टेंस है, इक्विटी तो कंपनी में हाईएस्ट इंपॉर्टेंस होता है। चलो सिर्फ यहाँ आएगी कॉस्ट, कॉस्ट इज ओनली के इक्विटी की कॉस्ट है 12%, प्रेफरेंस की कॉस्ट है 11%, नहीं 10%, सॉरी 10%, एंड इसकी कॉस्ट है 14%। सो प्रेफरेंस वाला हाईएस्ट इंपॉर्टेंस है, सबसे कम रेट पर उन्होंने पैसा दिया हुआ है। सो अब मल्टीप्लाई करेंगे हम, ये है वेट W इंटू के, सो 12 इंटू 26.31%। मेक श्योर कोई भी एक चीज़ परसेंट में हो, एक चीज़ बिना परसेंट में हो, क्योंकि आपको एट द एंड कन्वर्ट परसेंट नहीं करना है। सो इट इज़ 3.1572। नाउ 52.63 into 10% will come to 5.263%. 21.05 into 14%, 2.947.
then sum total all of this 5.263 plus 3.1572, it will come to 11.3672. this is nothing but WACC. आपके पास अलग रेट का टमाटर है, अगर मैं बोलूं आपके पास अलग रेट का टमाटर है, अलग रेट का टमाटर है, अलग रेट का टमाटर है, सो तीनों रेट के टमाटर है आपके पास, इनकी एवरेज कॉस्ट क्या है, इनका एवरेज वेट क्या है, हमने यहाँ भी यही किया था, हमने इसको 2 kg के हिसाब से 200 का वेट दिया था, इसको 2 kg के हिसाब से 240 का वेट दिया था, ये 1 kg है तो सिर्फ 80 का वेट दिया था पर kg मल्टीप्लाई करके, वही चीज़ हमने यहाँ करी है, ये इसके वेट्स हैं, इंपॉर्टेंस के। सो WACC भी क्लियर हुआ आपको। क्वेश्चन सॉल्व करते हैं आपका ये नंबर 5, आप इसको होमवर्क कर लेना, वेरी इजी क्वेश्चंस। आओ फटाफट एक रियल क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलो क्या बोलता है हमारा रियल क्वेश्चन, इलस्ट्रेशन नंबर 16, कॉस्ट ऑफ इक्विटी ऑफ अ कंपनी इज इतना वाइल कॉस्ट ऑफ रिटर्न अर्निंग्स इज इतना, ठीक है, देयर आर 500 इक्विटीज इतना एंड रिटर्न अर्निंग्स ऑफ दिस मच, मार्केट प्राइस पर इक्विटी शेयर 50, WACC यूजिंग मार्केट वैल्यू वेट्स इफ देयर इज नो अदर सोर्स ऑफ फाइनेंस। ओके, एक चीज़ यहाँ हमें देखना है, चॉइस ऑफ वेट्स, चॉइस ऑफ वेट्स माइट बी बुक वैल्यू वेट्स और मार्केट वैल्यू वेट्स। सो बुक वैल्यू वेट्स में हमें हर चीज़ बुक वैल्यू पे लेनी है, प्राइस भी हमें बुक के हिसाब से लेनी है, इशू प्राइस फेस वैल्यू, विज़ाविज़ अगर हम मार्केट वैल्यू पे जाते हैं तो हमें यहाँ लेना पड़ेगा मार्केट प्राइस, करंट मार्केट प्राइस, CMP हम लेना पड़ेगा। चलो, सो नंबर 16 क्या बोलता है, मेरा KE है 10.41 वाइल माई KR इज 10, KE 10.41, KR 10, करंट मार्केट प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर इज 50, इक्विटी शेयर्स नंबर है मेरे 50,000 एंड रिटेन अर्निंग्स मेरे पास है 15 लाख की। चलो, आप लोगों ने कभी भी अगर शेयर मार्केट में डीलिंग या ट्रेड किया होगा, आपने चेक किया होगा जो भी प्राइजेस दिखते हैं इट आर फाइनल प्राइजेस, आपको उस प्राइस पे शेयर मिल जाएगा, बट उसमें फेस वैल्यू हमने डिस्कस किया था इज ओनली 1, 2, 5 और 10 रुपीज़। अगर रिलायंस का शेयर आज 1400 पे ट्रेड कर रहा है तो उसका एक्चुअल मार्केट प्राइस 1400 है, अग्रीड, वेल एंड गुड, बट उसमें से शेयर का फेस वैल्यू सिर्फ 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये होगा, बाकी का बैलेंस पूरा सिक्योरिटीज प्रीमियम होगा। सो अगर हम बुक वैल्यू पे जाएंगे, ऑलवेज रिमेंबर, अगर हम बुक वैल्यू पे जाएंगे सो हमें ऑलवेज कंसिडर बोथ इक्विटी एज वेल एज रिटेन अर्निंग्स। अगर हम बुक वैल्यू पे जाएंगे सो ऑलवेज कंसिडर इक्विटी एंड रिटेन अर्निंग्स। अगर हम मार्केट वैल्यू पे जाएंगे कंसिडर ओनली इक्विटी एट करंट मार्केट प्राइस। चलो मैं यहाँ लिख देता हूँ, चलो मैं लिख देता हूँ कि अगर हम बुक वैल्यू पे जा रहे हैं, टेक इक्विटी प्लस रिटेन अर्निंग्स, अगर हम मार्केट वैल्यू पे जा रहे हैं, टेक इक्विटी एट करंट मार्केट प्राइस या मार्केट वैल्यू, ध्यान रहेगा इसका। अब इसमें आपको दिया हुआ है मार्केट वैल्यू वेट्स, बहुत ध्यान से देखना। सो अब हम आएंगे, सबसे पहले कैलकुलेट करो मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी, मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी कितना है। सो हाउ मेनी शेयर्स आर देयर, 50,000 शेयर्स, 50,000 शेयर्स एट ₹50, सो इट इज 25, बेसिकली इट इज 25 लाख रुपीज़ का इक्विटी की मार्केट वैल्यू। सो अगर मैं बोलूँ मेरे पास और कुछ भी नहीं है, मेरे पास सिर्फ और सिर्फ मार्केट वैल्यू है, सो इस मार्केट वैल्यू को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ओरिजिनल इक्विटी एंड रिटेन अर्निंग्स में, कि अगर ये बुक वैल्यू पे हुआ होता तो कितना होता। चलो, सो मेरा एक्चुअल बुक वैल्यू वेट क्या है, बुक वैल्यू वेट इक्विटी रिटेन अर्निंग्स कितना है। अच्छा, ये भी तभी करना है जब मार्केट वैल्यू में रिटर्न अर्निंग्स और इक्विटी का कॉस्ट अलग अलग हो, अगर दोनों का कॉस्ट सेम है तो सिंपल वही आपका WACC है। चलो, सो लिखते हैं इसको, बुक वैल्यू में मेरा 50,000 इक्विटी शेयर्स एट 10 रुपीज़, दिस इज 5 लाख रुपीज़ एंड दिस इज 15 लाख रुपीज़।
सो दिस इज बेसिकली 1/3 एंड दिस इज 1/4, सॉरी, अगर आप टोटल लोगे 20, सो इट इज़ 1/4 एंड इट इज़ 3/4। सो इसको अगर 1/4 3/4 में बांटोगे तो कितना आएगा, 25 लाख को 1/4 करोगे तो 6.25 लाख इक्विटी का एंड बाकी पैसा 18.75 लाख रिटेन अर्निंग्स का। चलो, सो अब इसको देखेंगे। वेट सबसे पहले देखेंगे फंड, कौन सा फंड है, इक्विटी एंड रिटेन अर्निंग्स। वेट कितना फंड है, इक्विटी 6.25, 18.75, इसका वेट कितना है आउट ऑफ 25, ये है 0.25, 1/4 बोल सकते हैं, एंड ये है 0.75, 3/4 बोल सकते हैं। इसके बाद आपको देखना है कॉस्ट। कॉस्ट आपको दिया हुआ है कितना है, इक्विटी का 10.41 एंड रिटर्न अर्निंग्स का 10। सिंपल, कुछ नहीं, 10.41 इंटू 0.25, 25%, इट इज़ वेट्स एंड के बताया था आपको, W इंटू के याद रहना चाहिए, 2.60, चलो 2.60 एंड यहाँ पे आएगा 10 इंटू 0.75 तो 7.50, सो 7.50 प्लस 2.60 ये आएगा आपका 10.10% WACC। देखो इन्होंने सेम गिना है, WACC 10.1.0, ईजी। इसको आप मीडियम कैटेगरी में डाल सकते हो, नॉट हार्ड कैटेगरी में। चलो अगला बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसमें आपको मार्केट वैल्यू वेट एंड बुक वैल्यू वेट दोनों के हिसाब से गिनना है। कैलकुलेट करते हैं, आ जाओ फटाफट। सो कैलकुलेट WACC यूजिंग फॉलोइंग डेटा बाय यूजिंग बुक वैल्यू एंड मार्केट वैल्यू। चलो, डिबेंचर्स 100 पर डिबेंचर 5 लाख, 100 पर शेयर 10 पर शेयर। अब यहाँ हम n लिख देंगे, n कितना आएगा, 5 लाख डिवाइड बाई 100, 5000, यहाँ भी 5000 एंड यहाँ पे 10 लाख है तो 1 लाख। चलो, आपको दिया है करंट मार्केट प्राइस। सो यहाँ मैं सबसे पहले लिख लेता हूँ बुक वैल्यू, ये आपकी बुक वैल्यू है। इनका अगर यहीं पे डाल दे करंट मार्केट प्राइस, सो डिबेंचर्स का है 105, प्रेफरेंस शेयर का है 110, इक्विटी का है 24। चलो, सो सबसे पहले आएगा फंड, इक्विटी, प्रेफरेंस, डिबेंचर्स। इसके बाद आपको लिखना है अमाउंट, अमाउंट बुक वैल्यू, सबसे पहले बुक वैल्यू कर रहे हैं, सो बुक वैल्यू अमाउंट लिखनी है आपको, कितनी है इक्विटी की, 5 लाख, 5 लाख, 10 लाख। यहाँ आपको डालना है वेट्स, सो दिस इज 20 में से दिस इज 1/4, सॉरी 0.25 लिख सकते हो आप, 0.25 लिख सकते हो एंड 0.5, 50% वेट है इनका। चलो, मेक श्योर वेट्स ऑलवेज टोटल्स टू 1। सो नाउ के आपको दिया हुआ है, ये रहा, यहाँ से आपको के मिलेगा। सबसे पहले आएगा 100 रुपीज़ पर डिबेंचर रिडीमेबल एट पार, सो यहाँ लिखो RV 100, NP मतलब CMP, NP कितना है 105, हमने देखा ऊपर यहाँ पे ये रहा 105। इसमें आपका फ्लोटेशन कॉस्ट है 4 रुपीज़ का -4। अब यहाँ पे ध्यान रखना, फ्लोटेशन कॉस्ट ऑलवेज 105 का 4% लेना, 4% यहाँ होगा 100.80। सो RV दिया है, NP दिया है, N आपको दिया है 10 ईयर एंड I दिया है ये। सो चलो फटाफट KD निकालो, इंटरेस्ट इंटू 1 - T, टैक्स दिया है,
अपन अपने मेथड से करते हैं, कोई बात नहीं। टैक्स आपको दिया है 30%, सो यहाँ पे आएगा 1 माइनस 0.3 प्लस आर वी। अच्छा आगे रीड करते हैं एक बार। नेट प्रेफरेंस पर शेयर रिडीमेबल एट पार, रिडेम्पशन वैल्यू 100, NP is 110 minus 5%, so 110 minus 5%, 104.5 N आपको दिया है, और PD आपको दिया है प्रेफरेंस डिविडेंड। इक्विटी शेयर हैज प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ 4 रुपीज़, करंट मार्केट प्राइस ऑफ 2, सो इसमें अपना NP आ जाएगा 24 माइनस 4 इज इक्वल्स टू 20। नेक्स्ट ईयर एक्सपेक्टेड डिविडेंड इज इतना, ग्रोथ रेट ऑफ इतना, ये G दिया हुआ है। फर्म हैज़ प्रैक्टिस ऑफ पेइंग ऑल अर्निंग्स इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड, जितना भी कमाते हैं हम सबके सब डिविडेंड में ही चुका देते हैं। कॉर्पोरेट टैक्स एट 30%, यूज YTM मेथड टू कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ डिवेंचर्स एंड प्रेफरेंस शेयर। ओ सो प्रेफरेंस शेयर हमें YTM से गिनना है। YTM का मतलब होता है ये जो इन्होंने अपन इंटरपोलेशन करते थे ना, IRR, इंटरपोलेशन। चलो तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे केडी गिनेंगे। सो केडी इस मेथड से हमें नहीं गिनना है। चलो आगे बढ़े। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं हमारा गिनना। केडी यहीं स्टार्ट करूंगा मैं। केडी कॉस्ट ऑफ डिबेंचर्स। केडी गिनने के लिए हमें चाहिएगा ना सबसे पहले नंबर ऑफ ईयर्स हम आज इशू कर रहे हैं। 0th ईयर हमारा, एक मिनट एक कॉल आ रहा है। चलो सबसे पहले गिनते हैं अपन केडी। केडी में हमने ईयर्स है 0th ईयर पे हमें कैश फ्लो मिलेगा कितना, हम इन्वेस्ट करेंगे हमारा इतना कैश जाएगा -100.80। फिर ईयर 1 to 10 तक हमें फिक्स, हमें 10 साल तक कंपनी 10% के हिसाब से इंटरेस्ट देगी। सो इंटरेस्ट 10 into 1 minus t, so this will come to 30% टैक्स है, 7 रुपीज़ का हमें इंटरेस्ट मिलेगा, 7 रुपीज़, एंड देन 10th ईयर पे हमें मिलेगा रिडेम्पशन जो कि होगा पार पे 100 रुपीज़ पे। यहाँ लिखेंगे इनकी प्रेजेंट वैल्यूज़। यहाँ लिखते हैं प्रेजेंट वैल्यूज़ ऑफ इंटरेस्ट फैक्टर। सो 0 पे यहाँ पे 1 आएगा। 1 से 10 आपको मैंने बताया था गिनना। 1 से 10 किस तरह से गिनेंगे इसको आप गिनोगे क्या, इंटरेस्ट पे गिनोगे PV एट, आपको दिया हुआ होगा PV एट ओ, क्योंकि हमें यहाँ इंटरपोलेशन करना है तो आपको 2 रेट पे गिनना पड़ेगा। सो 2 रेट कौन सी ली जाए, आपका जो इंटरेस्ट रेट है 10% का, उससे एक कम ले लो, उससे एक ज़्यादा ले लो। चलो पर आप इसमें NP आपकी ज़्यादा है, ओके ठीक है। चलो एक ले लो आप 8% पे, एक ले लो आप 12% पे। फिर आएगा कैश फ्लो एट 8%, कैश फ्लो एट 12%। चलो फटाफट गिनो। PV एट 8%, यहाँ तो 1, यहाँ भी 1, यहाँ फटाफट लिख दो -100.8 -100.80। चलो फिर नेक्स्ट 1 डिवाइडेड बाई 1.07 10 साल के लिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एंड देन आपको करना है GT 7.023। फिर 1 डिवाइड बाई 1.0, एक मिनट अपन ने किस 1.08 पे गिनना है। 1 डिवाइड बाई 1.08, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 GT। ओके ये अपन ने गलत गिन लिया था, हमने 8% पे गिनना है। सो 8% पे गिनोगे तो 6.71 आएगा, एंड देन 1 डिवाइड बाई 1.08, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10th ईयर की वैल्यू लेनी है 0.4631। चलो अगला 12%, 1 डिवाइड बाई 1.12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टाइम्स इक्वल, देन GT 5.650, 1 डिवाइड बाई 1.12,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0.3219। अब हमें चाहिए कैश फ्लोज। सो 7 इंटू 6.71, यहाँ आ जाएगा 46.97, एंड यहाँ आ जाएगा 46.31, यहाँ आ जाएगा 32.19, एंड ऊपर आ जाएगा 5.650 इंटू 7 39.55। चलो इसका प्लस करेंगे 46.97, 46.31, ये आता है 93.28। अगला है 39.55 प्लस 32.19, ये आता है 71.74। सो अभी हम कहाँ खड़े हैं? अभी हम लोग खड़े हैं 8% पे। आ जाओ फटाफट, 8 प्लस 8 पे क्या वैल्यू है? 93.28, 93.28 माइनस कहाँ जाना है हमें? हमें जाना है हमारे इस वैल्यू पे 100.8 पे, 100.80। कहाँ पहुँच गए हम? 71.74 पे पहुँच गए। चलो कितना घूम के आए? 8 से 12 का डिफरेंस 4 साल, 4%, तो 4 घूम के आए। तो 8 प्लस 93.28 माइनस 100.8, ये आएगा माइनस 7.52 अपॉन 93.28 माइनस 71.74, ये आएगा पॉजिटिव 21.54। सो एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, तो लेट इट बी नेगेटिव। सो ये आएगा 8 प्लस 7.52 माइनस रखना, उसको नेगेटिव में लेना, डिवाइड बाई 21.54 इंटू 4, ये आएगा 1.39, बट ये नेगेटिव लेना पड़ेगा, माइनस 1.39, ये नेगेटिव आया। सो 8 माइनस 1.39 आएगा 6.60% के आसपास का हमारा वैल्यू बैठेगा। इन्होंने कितना गिना है? 6.89। क्योंकि हमारे परसेंटेज में बहुत डिफरेंस है, 5 और 7, सो ये डिफरेंस तो आना ही आना है। चलो ये आ गया। इसके बाद आप नेक्स्ट चलते हैं। अगर आपको ये एग्ज़ाम में नहीं आ रहा, इसका एक सोल्यूशन ये है, इस क्वेश्चन को छोड़ के मत आना। क्वेश्चन इसको आप डाल सकते हो हार्ड कैटेगरी में। अच्छा क्वेश्चन है, हार्ड क्वेश्चन है, हर कोई नहीं सॉल्व कर पाएगा एग्जाम में, पर अपने वाले तो सारे करके आएंगे। चलो अगर इससे आपको नहीं आ रहा, सो आप ट्राई करना आपका सिंपल मेथड, एग्जैक्ट एक्यूरेट परफेक्ट आंसर। अपना मेथड क्या है? इंटरेस्ट इंटू 1 माइनस टी प्लस आर वी माइनस एन पी अपॉन एन, आर वी प्लस एन पी अपॉन 2। ये मेथड ट्राई कर लेना, एग्जाम में आंसर आपका आ जाएगा। इंटरेस्ट कितना है आपका? इंटरेस्ट है आपका 10 रुपीज़ का। 10 इंटू 1 माइनस 0.3 प्लस आर वी कितना है? 100.80 माइनस एन पी है 100 का, अपॉन एन, एन आपका है 10 ईयर्स का, अपॉन 100.80 प्लस 100 डिवाइड बाई 2। चलो ये आएगा 7 प्लस 100.8 माइनस 100, 0.8 डिवाइड बाई 10, 0.08 divided by 100.4 average. So 7.08 divided by 100.4 into 100, ये आपका आ जाएगा ओके। आर वी माइनस एन पी, आर वी आपका, ओह सॉरी ये नेगेटिव होगा। क्यों? ये 100.8 नहीं, यहाँ पूरा चेंज, थोड़ा सा यहाँ ध्यान देना वापस से। आर वी माइनस एन पी, आर वी इज 100, एन पी इज 100.80 डिवाइड बाई 10। सो यहाँ 7 माइनस 0.08 होल डिवाइडेड बाई 100.40। सो 7 माइनस 0.08 डिवाइडेड बाई 100.40, 6.89%। ये आपका शायद एग्जैक्ट मिलेगा, 6.89% एग्जैक्टली मिलेगा। चलो
अगर आप परसेंटेजेस में डिफरेंस लोगे तो आंसर में डिफरेंस डेफिनेटली आना है, याद रखना। चलो, सो अपना के डी आ गया सबसे पहले। लिखो यहाँ पे के डी इज योर 6.89%। ये हमने के डी निकाल लिया। अगला निकालो के ई। चलो के ई का सिंपल फार्मूला है अपना, यही निकाल लेते हैं। के ई का सिंपल फार्मूला आपका के ई इज इक्वल्स टू आपका सबसे पहले डिविडेंड कितना है, डिविडेंड 1 विथ ग्रोथ ऑफ 5। जो आपको ये दिया है नेक्स्ट ईयर ऑफ डिविडेंड है आपका, ये एक्सपेक्टेड टू पे। तो ये D1 है 1 डिवाइडेड बाई आपका NP प्लस 0.05। सो यहाँ पर आएगा यहाँ 10%। के ई बहुत सॉर्टेड है, 10% है के ई, यहाँ लिख देना 10%, 6.89%। चलो, अब लास्ट बचता है के पी अगर हम अपने इस फॉर्मूले से निकालने जाएंगे, इस वाले से बहुत आराम से निकल जाएगा। इन्होंने वही सेम किया होगा, 3%, 5%। अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछना होगा तो आपको हो सकता है परसेंटेज स्पेसिफाई करके दे दे, वरना अपना मेथड बेस्ट है। के पी डिविडेंड, कितना डिविडेंड दिया आपने, प्रेफरेंस डिविडेंड के पी, आपने डिविडेंड दिया के पी का 5 रुपीज़ कूपन रेट 5 प्लस आरवी अपना है 100 NP 104.5। सो 1 RV माइनस NP अपॉन n कितना है अपना, प्रेफरेंस में भी n 10 ईयर्स ही है, 10 होल डिवाइडेड बाई 100 प्लस 104.50 डिवाइडेड बाई 2। चलो 5 प्लस यहाँ आ जाएगा 4.5 डिवाइड बाई 10, यहाँ माइनस हो जाएगा, प्लस नहीं होगा क्योंकि हमारे यहाँ पे आरवी ज़्यादा है। माइनस 0.45 अपॉन 100 प्लस 104.5 डिवाइड बाई 2, 102.25। चलो 5 माइनस 0.45 डिवाइड बाई 102.45 ये आएगा 4.44%, एग्जैक्टली 4.44%। इसमें अपन ने क्या चीज़ छोड़ दिया, शायद कुछ छोड़ दिया अपन ने इसमें, 104.5। सो NP is 104.5। चलो आ जाओ केपी गिनते हैं अपने तरीके से। केपी इज इक्वल्स टू प्रेफरेंस डिविडेंड, कितना हम उनको डिफरेंस डिविडेंड दे रहे, 5% का कूपन रेट है हमारा। ओ यहाँ अपन ने गलती की है, यहाँ 5% नहीं आएगा, 5% नहीं आएगा, यहाँ पे 2% है। 2% इज इक्वल्स टू 110 माइनस 2%, 107.80। ओके, एग्ज़ाम में बहुत शांति से सॉल्व करना, बहुत धैर्य रख के, बहुत ध्यान से आराम से सॉल्व करना, कोई जल्दी नहीं है। ऐसी मिस्टेक्स होगी तो एग्जाम में मार्क्स तो आपके जाने ही जाने हैं। चलो आ जाओ, केपीज 5 रुपीज़ का आपको डिविडेंड दिया, 5 प्लस आरवी 100 NP 107.80 डिवाइड बाई n आपका 10 डिवाइड बाई 100 प्लस 107.80 डिवाइड बाई 10, सॉरी डिवाइड बाई 2 एवरेज। सो 5 प्लस नहीं, यहाँ माइनस हो जाएगा, 7.8 डिवाइड बाई 10, 0.78 डिवाइड बाई 103.90। सो 5 माइनस 0.78 डिवाइड बाई 103.90, यह आएगा आपका 4.06% के आसपास का। देखो इन्होंने 4.08% लिया है, ऑलमोस्ट इक्वल, इतना डिफरेंस हो सकता है 0.6, 0.2 का, 0.02 का। चलो सो के पी आया 4.06%, लिखो यहाँ 4.06%।
अब W इंटू के, सिंपल, कुछ नहीं करना है। सो 10 इंटू 0.25 आएगा 2.50। नेक्स्ट 4.06 इंटू 0.25 आएगा 1.015। नेक्स्ट 6.89 इंटू 0.5 आ जाएगा 3.445। सबको प्लस करेंगे, ये आएगा 6.96%। चेक करो फटाफट इनका आंसर। 6.96, 7.77, क्यों डिफरेंस है इसमें? इक्विटी प्रेफरेंस, चलो यहाँ पे अपना बुक वैल्यू अमाउंट में कुछ मिस्टेक था। यहाँ पे लिखेंगे डिबेंचर्स 5 लाख, प्रेफरेंस शेयर्स 5 लाख, इक्विटी शेयर्स 10 लाख। यहाँ पे वेट्स भी चेंज हो जाएंगे, फटाफट सारे चेंज कर लो वेट्स। ये 0.50, 0.25, 0.25, तो 0.5 इंटू 10 ये आएगा 5%। 4.06 इंटू 0.25 ये आएगा 1.015। 6.89 इंटू 0.25 आएगा 1.7225। सबको एक प्लस करोगे फटाफट, ये आएगा 7.7375%। यह है आपका WACC एज पर बुक वैल्यू वेट। अभी तो एक पार्ट हुआ है सिर्फ, अभी ये पार्ट बाकी है बुक वैल्यू वेट। अभी अपना करेंगे मार्केट वैल्यू वेट के हिसाब से। यहाँ करते हैं फटाफट सॉल्व। चलो मार्केट वैल्यू वेट के हिसाब से लिखो भाई, सेम फंड अमाउंट मार्केट वैल्यू के, सॉरी मार्केट वैल्यू नहीं, अमाउंट में आएगा मार्केट वैल्यू। यहाँ पे अपना था W, यहाँ आ जाएगा K। फंड है अपने पास सबसे पहले इक्विटी प्रेफरेंस डिबेंचर्स। इक्विटी का मार्केट वैल्यू, मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी अपने निकाली थी, नहीं बाकी है। चलो, हाउ मच नंबर ऑफ शेयर्स आर देयर? इक्विटी में यू हैव 1 लाख शेयर्स इनटू मार्केट प्राइस क्या इक्विटी का 24, सो 24 यहाँ आ जाएगा 24 लैक्स। मार्केट वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स आएगा 5000 इनटू मार्केट वैल्यू क्या है इनकी 110, सो 5000 इंटू 110 आएगा 5.5 लाख। मार्केट वैल्यू ऑफ डिबेंचर्स 5000 इंटू 105 का प्राइस है इसका, सो 5000 इंटू 105 5.25 लाख। टोटल कितना आ रहा है इसका एक बार चेक करो, 24 प्लस 5.5 प्लस 5.25 34.75 लैक्स मार्केट वैल्यू। चलो, इन्होंने भी सेम तरह से किया होगा, 34.75 लैक्स, करेक्ट, अपना एकदम सही है। इसके बाद मार्केट वैल्यू में लिखोगे इक्विटी 24 5.50 5.25 डन। इसके बाद आओगे वेट्स पे, वेट्स गिनोगे 34.75। वेट्स बोले तो इम्पोर्टेंस कितना अपने कंपनी में उस फंड का इम्पोर्टेंस है। सो इक्विटी आएगा 24 डिवाइड बाई 34.75, ये आएगा 69.06% इम्पोर्टेंस है। फिर 5.5 डिवाइड बाई 34.75, ये आएगा 15.82% इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद आएगा 5.25 डिवाइड बाई 34.75, ये आएगा 15.10 या 11। मेक श्योर दिस इज ऑलवेज इक्वल्स टू 1। के हमारे पास गिने हुए हैं, इक्विटी का 10%, प्रेफरेंस का 4.06%, डेट का 6.89%। अब कुछ बचा है ना, W इंटू के विल गिव यू योर WACC। इनको टोटल अप कर देना है, दिस विल बी ओनली योर WACC। चलो गिन लेते हैं।
सो 10 इंटू 69.06%, 69.06 इंटू 10%, 6.906, 4.06 इंटू 15.82 परसेंटेज, 0.642, 6.89 इंटू करेंगे 15.11 परसेंटेज, 1.041 प्लस करेंगे 8.589 विल बी योर WSEC, 8.589 या 8.59 परफेक्ट है अपना, करेक्ट है। एग्जाम में बहुत शांति से सॉल्व करना, मैं बहुत फटाफट करवा रहा हूँ। एक बार सम गलत हुआ पूरा कॉन्फिडेंस हिल जाएगा, पूरा एग्जाम का पेपर खराब हो जाएगा। बहुत आराम से, बहुत शांति से, बहुत ध्यान से करना। चलो, तो इसको आप हार्ड में मीडियम टू हार्ड डाल सकते हैं। इसको आप ये भी लिख सकते हैं यहाँ पे, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, रिवाइज इट 1 2 3। मैं आज यहाँ 1 टिक कर रहा हूँ। जब नेक्स्ट टाइम रिवाइज करो तो 2 पे टिक करना, थर्ड टाइम रिवाइज करो तो 3 पे टिक करना। एग्जाम के दिन जहाँ पे ऐसा दिख जाए, एग्जाम के दिन जहाँ भी ऐसा दिख जाए, उसको रिवाइज करना ही करना ही करना। चलो चलते आगे। सो अगला है मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। सो व्हाट इज मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल? मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल का मतलब होता है आपको एडिशनल 1 रुपया रेज करने के लिए कितना कैपिटल कॉस्ट इनकर करना पड़ेगा। अगर आपने 100 रुपये कंपनी में ऑलरेडी इन्वेस्टेड है, आप अगर 20 रुपये और लेते हैं, तो जो एडिशनल आप इक्विटी रेज करेंगे, उस एडिशनल इक्विटी की कॉस्ट क्या आएगी, उस एडिशनल इक्विटी की, प्रेफरेंस की, डिबेंचर्स की, जो भी आप पैसा रेज करते हैं इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल, उस कैपिटल की आपकी कॉस्ट क्या आएगी, इट इज़ मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। इसे एक सम के साथ समझते ज़्यादा बेटर होगा। So ABC Limited has following capital structure which is considered as to be optimum as on 31 मार्च 2023। So अपने पास कैपिटल है 14% डिबेंचर्स 30,000 रुपीज़ के, 11% प्रेफरेंस शेयर्स 10,000 रुपीज़ के, एंड इक्विटी शेयर्स ऑफ 1,60,000। सो सबसे पहले यहाँ अपन वेट लिख देते हैं। वेट इज़ 30,000 डिवाइड बाई 2 लाख, ये आएगा 15%, ये आएगा 5% एंड ये आएगा 20%। दिस मस्ट बी ऑलवेज 100 एज इंस्ट्रक्टेड। चलो, सो अगला क्या काम है अपना? द कंपनी हैज़ अ शेयर मार्केट प्राइस ऑफ 23.60। करंट मार्केट प्राइस उसका इतना है। नेक्स्ट ईयर डिविडेंड पर शेयर इज 50% ऑफ ईयर 2022 का EPS। सो 2022 में जो EPS था उसका 50% कंपनी नेक्स्ट ईयर में डिविडेंड डिक्लेयर करेगी। Following is the uniform trend of EPS in preceding 10 years in which is expected to be continue in future। So 2013 में हमने 1 रुपये का डिविडेंड दिया था, EPS है। 2014 में 1.1 था, सो ये दिखा हमें 10% का ग्रोथ किया। 1.1 से 10% ग्रोथ करेंगे तो 1.21 आएगा। सो ये समझ में आ रहा है कंपनी ईयर ऑन ईयर 10% का इक्विटी में EPS के अर्निंग्स में ग्रोथ कर रही है। नेक्स्ट, द कंपनी हैज़ इशूड new debentures carrying 16% rate of interest and current market price is 96। okay, preference share is 9.2, annual dividend is 1.1 per share and also issued the company is in 50% tax bracket। tax rate note कर लो, 50% है अपना। calculate after tax cost of new debt, after tax post tax cost of new debt। so नया डेट कितना है अपना, याद रखो, नया डेट है अपना 16% के रेट ऑफ इंटरेस्ट का, एंड प्राइस है अपना 96% का प्राइस है अपना। सो कॉस्ट ऑफ डेट KD न्यू कॉस्ट, इंटरेस्ट इंटू 1 माइनस T अपॉन NP एज इंस्ट्रक्टेड टू यू। NP इज आपका 96, सो 16 माइनस 50%, 8 डिवाइड बाई 96 विल कम टू 8.33%। So this is your cost of new debt. Cost of new debt is 8.33%. This part is done. Cost of new preference share. न्यू प्रेफरेंस शेयर का अपना कॉस्ट कितना है? चलो, सो न्यू प्रेफरेंस शेयर का हमें कॉस्ट कितना है? सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर हमारे पास PD KP
केपी में हमारा पीडी कितना है, प्रेफरेंस डिविडेंड हमें चेक करना है, 1.1 पर शेयर का हमारा पीडी है. सो प्रेफरेंस डिविडेंड वाज 1.1 पर शेयर अपॉन माय करंट मार्केट प्राइस. करंट मार्केट प्राइस इज 9.2 रुपीज का. सो 1.1 डिवाइड बाई 9.2, ये आ गया मेरा 11.95% का मेरा केपी. केडी डन, केपी डन लिख लो यहाँ, केपी 11.95%. चलो नेक्स्ट आता है अपना कॉस्ट ऑफ न्यू इक्विटी शेयर. अज्यूमिंग द न्यू इक्विटी शेयर्स फ्रॉम रिटेन्ड अर्निंग्स. हमने कुछ भी पैसा एडिशनल रेज नहीं किया है, हमने जो एग्जिस्टिंग रिटेन्ड अर्निंग्स है उसमें से ही नए शेयर्स इशू किए हैं. चलो सो इसमें करते हैं सॉल्व, स्टार्ट करते हैं. सो सबसे पहले हमें देखना है कि हमारा के ई इज योर हाउ मच डिविडेंड हैव यू पेड. सो डिविडेंड आपने कितना पे किया है वो चेक करना है. हमने डिविडेंड पे किया हुआ है, ये रहा. नेक्स्ट ईयर्स डिविडेंड पर शेयर इज 50% ऑफ ईपीएस ऑफ 2022. सो 2022 का ईपीएस इज 2.36 into 50%. This will come to 2.36 into 50%, 1.18 का हम डिविडेंड देंगे. सो डिविडेंड देंगे हम 1.18 रुपीज़ पर शेयर का. चलो सो 1.18, लेट्स कैलकुलेट के ई. 1.18 डिवाइडेड बाई मार्केट प्राइस कितना है, 23.6 प्लस जी हमने देखा यहाँ पे ग्रोथ रेट हमें 10% का मिल रहा है ईयर ऑन ईयर. आपके पास कैलसी हो तो आप चेक कर सकते हो. चलो सो जी हमें मिल रहा है 10% का, यहाँ पे आएगा 0.10. सो 1.18 डिवाइड बाई 23.6 प्लस 0.1. सो ये आएगा अपना 15%, 15% का हमें के ई. सो ये आ जाएगा 15% का. ये भी हमारा पार्ट डन हुआ. सो के डी, के पी एंड के ई तीनों हमने गिन लिए. अगला कैलकुलेट मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल व्हेन नो न्यू शेयर्स आर इशूड. चलो सो अगर हम नए कोई भी शेयर इशू ना करें सो हमारा मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना. सो हमारा एग्जिस्टिंग ये है, यहाँ लिखूँगा मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल. चलो इसको अपन रादर वैसे समझते हैं. वेट्स है, कॉस्ट डब्ल्यू के है अपना डिबेंचर्स का कॉस्ट है 8.33%, प्रेफरेंस का कॉस्ट है 11.95, इक्विटी का कॉस्ट है 15%. सो WACC इज नथिंग, WACC इज योर मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल. अगर हम कुछ भी नए शेयर्स इशू ना करें तो हमें किस रेट पे एवरेज कॉस्ट आएगा, 15 इंटू यह आएगा 1.2495. नेक्स्ट 11.95 इंटू 5%, यह आएगा 0.5825. नेक्स्ट है 15 इंटू 20%, ये आएगा 3. 15 इंटू 20 नहीं 80%, सॉरी, ओ माई गॉड हमने यहाँ मिस्टेक कर दी, यहाँ 80 आना चाहिए, मैंने 20% ले लिया. चलो 15 इंटू 0.8 आएगा 12%. सबको प्लस करेंगे अपन. 1.2495 प्लस 0.5825 प्लस 12, यह आएगा 13.83%, का आएगा WACC और मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल. चलो इन्होंने क्या सॉल्व किया है, 13.85 अपना इनके आसपास है. डन, परफेक्ट, करेक्ट. चलो सो नंबर ये भी पार्ट सॉल्व, ये भी पार्ट सॉल्व. डिटरमाइन द अमाउंट, यहाँ लिख दो 13.83%. Okay, determine the amount that can be spent for capital investment for new ordinary shares must be sold before. Okay, assuming 50%. चलो सो हमारे पास रिटेन्ड अर्निंग्स कितना अवेलेबल है चेक करो पहले.
रिटेन्ड अर्निंग्स कितना अवेलेबल है, 50% ऑफ 2022। सो 2022 में हमारे पास रिटेन अर्निंग्स कितना था, ये देखो यहाँ पे है हमारे पास रिटेन अर्निंग्स 2022 में हमारे पास था 1 लाख शेयर्स आपके पास है यहाँ पे दिए, सॉरी 10,000 शेयर्स है आपके पास। सो 10,000 शेयर्स इनटू 2022 का आपका कितना है, 10,000 शेयर्स इनटू 2022 का 2.36 इंटू 50%। सो 10,000 इंटू 2.36 इंटू 50%, ये आएगा 11,800 रुपीज़ अवेलेबल। और इसको हम अगर बोले कि मेरा कैपिटल में इक्विटी कितना है, इक्विटी मेरा है 80% का। सो अज्यूम करेंगे कि ये हमारा 80% हुआ, सो हाउ मच विल बी 100%। सो 11,800 डिवाइड बाई 80%, ये आएगा 14,750 रुपीज़। सो मतलब अमाउंट दैट कैन बी स्पेंट, so 14,750 can be spent before issuing new equity shares। चलो इन्होंने क्या निकाला है, यस सिमिलर तरीके से निकाला है इन्होंने भी, अपना परफेक्ट है। सो गाइज मैं इनका नहीं चेक कर रहा हूँ, मैं अपना चेक कर रहा हूँ, हम कहीं उनसे भटक ना जाए, मैं वो चेक कर रहा हूँ। सो दिस इज़ माई 750 सॉरी। चलो अगला है कंप्यूट मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल व्हेन फंड्स एक्सीड्स द अमाउंट कैलकुलेटेड इन सी। जो हमने सी में गिना है ना, अगर हमारा फंड्स इससे एक्सीड होता है तो हमारा मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या आएगा। चलो अज्यूमिंग द न्यू इक्विटी इज इशूड एट 20 पर शेयर। सो यहाँ पे गिन लेता हूँ फटाफट में। हमारा फंड्स हमारे पास है इक्विटी, प्रेफरेंस, डिवेंचर्स। इक्विटी का वैल्यू हमारे पास होगा, सबसे पहले गिनते हैं, डिवेंचर्स का था 15%, प्रेफरेंस शेयर्स का था 5%, इक्विटी का होगा 80%। सो हम ये अज्यूम कर रहे हैं हम जो न्यू फंड रेज करेंगे ना वो भी सेम प्रपोर्शन में करेंगे। हमें जितना भी नया पैसा उठाना है, हम 80% इक्विटी, फॉर एग्जांपल इतना हमें नया पैसा चाहिएगा तो हम उसका 80% जो है वो इक्विटी में रखेंगे एंड बाकी हम डेट और प्रेफरेंस में बांट देंगे। चलो सो अपना कॉस्ट ऑफ कैपिटल प्रपोर्शन आ गया, स्पेसिफिक कॉस्ट। सो इक्विटी की कॉस्ट हमारी चेंज होगी, क्यों, हमारा मार्केट प्राइस चेंज हुआ। प्रेफरेंस की कॉस्ट सेम रहेगी 12%, डेट की कॉस्ट सेम रहेगी हमारी 8.33%, सिर्फ के ई में डिफरेंस आएगा। और के ई में क्या डिफरेंस आएगा, के ई में डिफरेंस आएगा कि हम 1.18 जो था वो अब तक चुका रहे थे 23.6 पे, पर अब हम ये चुकाएंगे इस पे नहीं 20 रुपीज़ पे। सो 1.18 डिवाइड बाई 20 प्लस हम करेंगे जी इज 0.10। सो ये आएगा 15.90 के हिसाब से, यहाँ पे 15.90% एंड इतना हम नया कॉस्ट रखेंगे। चलो सो कितना रखेंगे ये बताओ फटाफट। 15.9 इंटू 0.8 12.72%, 12 इंटू 5% 0.06, 8.33 इंटू 15% 1.2495, सबको प्लस करेंगे तो आएगा 12.72, 14 कहीं मिस्टेक तो नहीं कर दी हमने, वापस चेक करो, नहीं परफेक्ट है। सो 12.72 प्लस 0.06 प्लस 1.2495, यह आएगा 14.0295%। इनने क्या किया है चेक करो, इनका वैल्यू। अच्छा अगर आप इसको प्लस करोगे ना तो देखो 0.0125
0.006 प्लस 0.1272, 14.57 आ रहा है, 12.72 726 और ओके यहाँ 0.06 आएगा या 0.6 आएगा? टू 5%, 0.6 आएगा यहाँ पे, अपनी मिस्टेक है फटाफट करने में। 0.6 लिख दो यहाँ पे। अब चेक करो, 12.72 प्लस 0.6 प्लस 1.2495, 14.5695 विच इज़ एज इक्वल टू 14.57%। इंस्टीट्यूट को सैल्यूट, बहुत अच्छी बुक बनाई है अपनी। चलो, इंस्टीट्यूट जिंदाबाद। इसको आप डाल सकते हो हार्ड कैटेगरी में, एंड इसको आपको वेरी 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 इंपॉर्टेंट मार्क करना है, एंड आपको रिवाइज करना है 1 2 3। एक बार आज सॉल्व कर लिया, 2 बार आपको आज के बाद और रिवाइज करना है। इसी के साथ हमारा चैप्टर की समाप्ति। मिलते हैं अगले लेक्चर्स में। ये सारे डिटेल जो भी क्वेश्चंस है सारे सॉल्व करेंगे। कितने क्वेश्चंस हैं? 7 क्वेश्चंस है। सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अगले लेक्चर में। तब तक गुड बाय।